कर ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, सर्जरी का जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना, जो हर डॉक्टर को पता होना चाहिए, मीन्स के जो जब भी कोई सर्जिकल प्रोसीजर होता है, उसके लिए सबसे जरूरी चीज़ क्या होती है? पेशेंट को प्रिपेयर करना। ठीक है, पेशेंट को प्रिपेयर करने को कहते हैं प्री ऑपरेटिव केयर। ठीक है, नहीं? हमने ये देखना है कि क्या ये पेशेंट इस सर्जरी का ट्रॉमा बर्दाश्त कर सकेगा। अभी हमने जितनी भी चीजें पढ़ी हैं, चाहे वो गाल स्टोन है, चाहे वो अपेंडिक्स थी, चाहे वो एक्यूट एब्डोमेन है, चाहे वो पेशेंट को थायराइड है, चाहे वो ब्रेस्ट कार्सिनोमा है, इस सब में हम लोग क्या सर्जरी कर रहे थे। ठीक है, तो सर्जरी एक मरीज को कट देना, उसको वहां से उसका वो जख्म निकालना, वो इन्फ्लेमेशन निकालना। तो एक कट देना एक मरीज के ऊपर बड़ी आजमाइश भी तो है ना। हमने उस पेशेंट को बेहोश करना है, उसको कट देना है। उसके बाद उस दौरान, कट के दौरान सिर्फ कट ही तो नहीं होता ना, ब्लीडिंग भी होती है। शुगर भी उसकी, स्ट्रेस की वजह से स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं। स्ट्रेस हार्मोन्स क्या करवाते हैं? आपको ब्लड प्रेशर रेज करवाते हैं, आपकी शुगर खराब करते हैं। मुझे इन सारी बातों को जहन में रखते हुए हमने उस पेशेंट को प्रिपेयर करना है फॉर दिस सर्जरी। मगर सर्जन को अल्लाह ताला ने ना बड़ा डिफरेंट चीज पता क्या दी है, कि वो जो ह्यूमन एनाटमी है ना, अल्लाह ताला ने जो बनाया हुआ जिस्म है, उसके अंदर वो तब्दीली कर रहा है। उन्होंने कहा ना, आदो जान बचाने के लिए भी कहा हुआ है। कुछ कॉस्मेटिक सर्जरीज भी होती है ना, आपको पता है। लाइक तालू कटा हुआ है, क्लेफ्ट पैलेट हमने पढ़ा, क्लेफ्ट लिप पढ़ा, क्लेफ्ट पैलेट पढ़ा, वो तो उसकी जान बचाने के लिए भी जरूरी है, लेकिन कॉस्मेटिक पर्पज के लिए भी है। सीए ब्रेस्ट को निकाल देना, वो जान बचाने के लिए है, लेकिन उसके बाद में उसको इम्प्लांट करना, वो कॉस्मेटिक पर्पज के लिए भी है। समझ गया नहीं? तो एक सर्जन जो होता है ना, उसको इस वजह से उसका बहुत ज्यादा अहमियत है कि वो अल्लाह ताला की बनाई हुई जो चीज है उसके अंदर तब्दील करने जा रहा है। ठीक है, तो हम लोगों को सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज होती है कि क्या ये पेशेंट इस सर्जरी को बर्दाश्त कर सकता है। बड़ी दफा ऐसा होता है कि लोग हरनियां लेके फिरते रहते हैं, बुजुर्ग जो होते हैं। ऑपरेशन क्यों नहीं हो पाता? कि फिट नहीं, लिवर अंदर कैंसर है, लेकिन पेशेंट को साथ हार्ट फेलियर है, तो ये कंट्राइंडिकेशन हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, प्री ऑप केयर से क्या मुराद है? कि हमें पेशेंट की सारी चीज़ों के बारे में पता हो, कि उसके हमें डायग्नोसिस पता हो, कि उसका हमने बेसिकली नेचर ऑफ सर्जरी क्या है, हमारा मकसद क्या है, और हम लोग इसे क्या अचीव करें। क्यूट कोली, अगर कोलिलिथियासिस है, उसकी वजह से बार बार कोलिसिस्टाइटिस हो रहा है, हमें पता हो पेशेंट का, हम लोगों ने गाल ब्लैडर निकाल देना है। निकालने का क्या फायदा है, ना निकालेंगे तो क्या नुकसान है? तो ये हमें प्रॉपर पता हो, सर्जरी की नेचर कैसी है, हमारा मकसद क्या है, और इससे हमें फायदा क्या हासिल होगा। ठीक है। अच्छा, पेशेंट सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट। बड़ी दफा ऐसे था, आपने लोगों ने ना गलत लाता ऑपरेशन कर देता, गलत मरीज का पिता काट छड़िया, ये सुना होगा आप लोगों ने। पेशेंट सेफ्टी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि पेशेंट का आप लोगों ने निशान लगाना है कि किस मरीज को का कौन सा ऑपरेशन होना है, किस जगह का ऑपरेशन होना है। ठीक है। एनेस्थीसिया रिस्क, आप पेशेंट को बेहोश करना है हमने। पूरा भी पूरा बेहोश करेंगे, जनरल एनेस्थीसिया, स्पाइनल एनेस्थीसिया, लोकल एनेस्थीसिया। उन्होंने क्या नहीं, जनरल एनेस्थीसिया जब देंगे, पूरा बेहोश जब करते हैं, तो उसमें रेस्पिरेटरी हमें मशीन वेंटिलेटर पे लगाना पड़ता है। तो जनरल एनेस्थीसिया की अपनी कॉम्प्लिकेशन है। अगर पेशेंट ने इमरजेंसी सर्जरी करनी पड़ जाती है, और पेशेंट का खाना पीना अभी उसके पेट में ही है, तो उसको वोमिट आउट होके एस्पिरेशन हो सकती है। अभी एनेस्थीसिया कॉम्प्लिकेशन हम लोग आएंगे। ठीक है, तो कोमॉर्बिडिटीज, जिस पेशेंट को इस्केमिक हार्ट डिजीज हो, उसको एनेस्थीसिया की कॉम्प्लिकेशन ज्यादा होती है। जिसको लंग डिजीज हो, उसको भी उसकी कॉम्प्लिकेशन ज्यादा होंगी। पेशेंट को अब दवाइयाँ कौन सी ले रहा है? शुगर की दवाई ले रहा है, ब्लड प्रेशर की दवाई ले रहा है, ठीक है, एपिलेप्सी की मेडिसिन ले रहा है। ये सारी दवाइयाँ जरूरी हैं। बताना एनेस्थेटिस्ट को कि मुझे पहले से ये मसले मसाइल हैं। ये पेशेंट स्मोकर है, सीओपीडी है, उसको बेहोश करना मुश्किल काम होगा। ठीक है, वो बेहोश क्योंकि उस लंग्स कॉम्प्रोमाइज्ड है ना उसके। ठीक है, तो वेंटिलेटर लगाएंगे, उसको अगर बुला बना हुआ है और बुला रप्चर हो जाए, निमोथेरेक्स स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। फिटनेस ऑप्टिमाइजेशन, बड़ी दफा ऐसे होता है ना कि आप लोग सर्जरी का टाइम देते हैं कि पहले अपने शुगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल करो, फिर आना आप ऑपरेशन करेंगे। ठीक है।
इन्फॉर्म्ड कंसेंट, ये मैंडेटरी होती है। कंसेंट का ये सिनेरियो आप लोगों को स्टेप 2 में बड़ा कॉमनली आता होता है कि पेशेंट की हर्निया का प्रोसीजर होना है, तो आपने उससे कंसेंट लेनी। अब कंसेंट हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक पेपर पकड़ते हैं, जाके मरीज का देते साइन कर दो। वार्ड के अंदर यही चल रहा होता है ना। और फॉर्म कंसेंट से मतलब ये होता है कि आपने मरीज को बताना है कि ये आपका प्रोसीजर है, ये उसके फायदे हैं, ये इसका नुकसान आता है। आपका ऑपरेशन इस बेहोशी में होगा, इस बेहोशी का यह फायदा है, ये नुकसान आता है। ठीक है? ऑपरेशन होने के कितनी देर बाद आप चलने फिरने होश में आ जाएंगे, चलने फिरने के काबिल हो जाएंगे। ये होता है कंसेंट इन्फॉर्म्ड फॉर्म, कि हमें मरीज को पूरी उसकी डिटेल बताइए, उसके प्रोज एंड कॉन्स बताइए। ठीक है? तो वर्ड यूज्ड इज इन्फॉर्म्ड कंसेंट। मुझे नहीं तो कंसेंट, आपने अक्सर का बाहर के मुल्कों में देखा होगा कि उन्होंने छोटा सा प्रोसीजर भी करना होता है ना, आईवी लाइन लेनी है, एग्जामिनेशन करना है, या कुछ भी करना है, तो वो पहले तफसील बताते हैं कि आपको हम लोग ये चीज करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे। ऐसे हम लोगों ने वो पीआर भी करना है, तो बाबा जी सीधे हो तो छोटा मुआयना करना है। हाँ वो बताएंगे ना, हमने एनेस्थीसिया देना है, कहाँ पे देना है, कहाँ पे स्विच बोनी है। मिल गया नहीं। वो हर्निया का एग्जामिनेशन हम लोग करवा रहे थे इधर तक, पेशेंट सारी क्लास के सामने दो तीन, एक बैच ने किया, दूसरे बैच ने किया, तो बाबा यार धोती खोल के खड़ा हो गया, मैं तो यूनिवर्सिटी खोली हुई है। तो फिर ना ऐसे भी होता है। तो इन्फॉर्म कंसेंट जरूरी है। हिस्ट्री एग्जामिनेशन में कार्डियो रेस्पिरेटरी स्टेटस मीन्स के पेशेंट की एक्सरसाइज टॉलरेंस करवा के दें, स्पेशली उन पेशेंट में जो इस्कीमिया हार्ट का नॉन केस है। ठीक है? उनको हम लोग देख लेते हैं कि आप कितना चल सकते हैं। उ- उनको कोई मरमत तो नहीं, उनका हार्ट रिदम कैसा है, ब्लड प्रेशर कैसा है उनका। ठीक है? उनकी एयरवे रिस्क, कई पेशेंट्स होते हैं उनको क्या कहते हैं उसको, जब हमने बेहोश करना है तो पेशेंट को ईटीटी डालते होते हैं। ईटीटी डालते हुए क्या होता है कि दांत के ऊपर प्रेशर पड़ता है। अगर मरीज बताने के बाद दांत हिलता है, वो दांत टूट के उसकी ट्रेकिया में जाएगा। ये कॉम्प्लिकेशन है। वो दांत टूटे में एनेस्थेटिस्ट को सू काट दे बाहर आके, बाहर के मुल्क में सुनी होगी इस तरह की बातें। मुझे क्या नहीं, तो आपने पहले से देखना कि एयरवे कैसा है उसका, एक एनेस्थेटिस्ट एयरवे को मैनेज कर लेगा। कुछ लोगों में ईटीटी, नेक शॉर्ट होती है, ईटीटी पास करना मुश्किल होता है। कुछ तो हमने रिमोट आर्थराइटिस में एक चीज पढ़ी थी, आपको शायद याद हो, नेक में एनकोलोसिस हो जाता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट के अंदर एनेस्थीसिया जो है बड़े ख्याल से देना पड़ता है। ठीक है? क्यों? क्योंकि अगर उस टांग को ज्यादा हाइपर एक्सटेंड करेंगे तो क्या होगा, वो टूटने के अमकान ज्यादा है, स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन होने के अमकान ज्यादा है। ठीक है? फैमिली हिस्ट्री, एनेस्थीसिया की कॉम्प्लिकेशन होती है malignant हाइपरपैरेक्सिया, तो ये फैमिली में चल रहा होता है। डिस्ट्रोफिया मायोटोनिका, पोर्फायरिया, सिकल सेल डिजीज, ये सारी जो डिजीजेस हैं ये एनेस्थीसिया के साथ प्रेसिपिटेट हो सकते हैं। ठीक है? पेशेंट को एलर्जी तो नहीं किसी चीज से, स्टेरॉइड से, एंटीकोगुलेंट से, मोनोमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स, लिथियम, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, ओवर ओवर द काउंटर मेडिसिन। ठीक है? तो ये जो दवाइयां मरीज पहले से ले रहा है, कोई मरीज एंटीकोगुलेंट्स ले रहा है, उसकी हम सर्जरी करें तो क्या नुकसान हो सकता है, ब्लीडिंग ना रुके। तो बताना जरूरी है ना, मैं वारफिन के ऊपर हूँ, मैं हेपरिन के ऊपर हूँ, मैं एस्पिरिन ले रहा हूँ। तो हम, अगर पेशेंट ये चीजें ले रहा है तो कुछ अर्से तक उसको स्टॉप करना पड़ता है, कि वारफिन के कितने अर्से बाद आपका ऑपरेशन होगा। ठीक है? मोनोमीन ऑक्सीजन इनहिबिटर ले रहा है, ऊपर से हम लोग एनेस्थीसिया दे रहे हैं, हो सकता है उसको एक स्टॉर्म होता है वो हो जाए। ठीक है? और एकदम उसके जो एसिड कोलिन है वो ज्यादा रिलीज हो। ठीक है? अच्छा जी। एनेस्थीसिया को इस वजह से हम लोग जब मेडिसिन में काम करते हैं ना, तो हमें सबसे ज्यादा जो कॉल आती होती है ना सर्जिकल डिपार्टमेंट से आती होती है कि पेशेंट की फिटनेस से रिलेटेड हमें बताएं। वो हम लोग यही चीजें चेक कर रहे होते हैं, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, पेशेंट कोई एंटीकोगुलेंट्स तो नहीं ले रहा, उसको कोई और क्रोनिक डिजीज तो नहीं है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एसएलई, स्टेरॉइड्स के ऊपर तो नहीं है किसी वजह से। ठीक है? अच्छा, टेस्ट क्या करवाएंगे, तकरीबन सारे पेशेंट्स के अंदर हम लोग बेसलाइन करवाते होते हैं, सीबीसी देखेंगे, यूरिन इलेक्ट्रोलाइट, शुगर, ईसीजी करवाते हैं, एक्सरे करवाते हैं। स्पेशली किन पेशेंट में ईसीजी एक्सरे जरूरी है, जिनकी एज ज्यादा है,
या जिनको पहले से कोई इस्केमिक हार्ट डिजीज की हिस्ट्री है। सारी बातों को समझ लगी, बन रही है ना, सेंस बन रही है ना। अच्छा, जो पेशेंट्स अल्कोहलिक हो, आल्दो हम लोग सारे खारे का एलएफटीज करवाते हैं, तो जिनमें जॉन्डस अल्कोहल की हिस्ट्री हो तो एलएफटीज लाजमी हो जाएंगे। एक्यूट एब्डोमेन की एक काज होती है पेंक्रियाटाइटिस। तो पेंक्रियाटाइटिस में अगर अमाइले पेंक्रियाटाइटिस का टेस्ट क्या है, बेस्ट टेस्ट क्या है? बेस्ट टेस्ट तो बायोप्सी में मोस्ट स्पेसिफिक टेस्ट कौन सा है? लाइपेज बेहतर है कि अमाइलेज? लाइपेज इज मोर स्पेसिफिक। लाइपेज में पी आता है तो स्पेसिफिक याद रखना है। ठीक है, तो एक्यूट एब्डोमेन की एक बड़ी इंपॉर्टेंट काज पेंक्रियाटाइटिस। उसमें तो हमने पेट खोलना नहीं होता, अनलेस को कॉम्प्लिकेशन ना हुई हो, सूडोसिस वगैरह को ड्रेन करना है तो। ठीक है। प्रोटीन की हिस्ट्री है, सीएलडी का पेशेंट है, हेपेटाइटिस बी सी, तो सीएलडी का पेशेंट में अल्ट्रासाउंड जरूरी हो जाएगा। उसके पेट में एसाइटिस भरी पड़ी है, साथ उसको सर्जरी की इंडिकेशन बन जाती है। अब मैं बड़ी दफा ये होता है, अब मैं सीएलडी के पेशेंट को मैं खोल के बैठ जाऊंगा तो क्या होगा, क्या नुकसान होगा? एसाइटिस एंड, ये ये वाली अक्सर का तस्वीर हम लोग वार्ड्स के अंदर देख रहे होते हैं। एसाइटिस की वजह से पेशेंट को हर्निया, हर्निया का ट्रीटमेंट होता है कि हर्नियोग्राफी करे, हर्निया रिपेयर करे, मैश रिपेयर करे, मैश डालें। लेकिन अगर मैं इसको ये सीएलडी है, इस पेशेंट को मैं इसको कट दे देता हूँ तो क्या होगा? नंबर वन, जख्म नहीं हील होगा। नंबर टू, ये यहाँ से ये फ्लूइड जो है जो बन रहा है बार बार वो लीक होता रहेगा, तो मुसीबत पड़ जाएगी। ठीक है, तो सर्जरी का एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन ये होता है कि सर्जरी कब नहीं करनी। तो अक्सर का सर्जन कहते होते हैं कि अच्छा सर्जन वो नहीं है कि जो फौरन सर्जरी कर देता है। अच्छा सर्जन वो है जो ये डिसाइड करता है कि कब मैंने सर्जरी नहीं करनी। ये बात भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पेशेंट को हार्म ना हो। ठीक है। अच्छा, जिन पेशेंट में हाई रिस्क हो, लाइक हिस्ट्री ऑफ एनकेफेलोपैथी, आईवी ड्रग अब्यूज है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन की हिस्ट्री है, तो उनमें हेपेटाइटिस बी सी एच आई वी लाजमी करना चाहिए। आइडियली हम लोग हर पेशेंट का ये करवाते होते हैं। वो हमने अपनी अपनी सेफ्टी भी देखती है। क्योंकि सर्जन जो होता है वो सबसे ज्यादा रिस्क के ऊपर होता है। उसको टाँके लगा रहा होता है, पेशेंट का ब्लड वाली सुई उसको खुबेगी तो क्या होगा? उसको भी हो सकता है, वो इन्फेक्शन हो जाएगा। तो नीडल प्रिक इंजरी सर्जन्स के अंदर बहुत कॉमन है। ठीक है, इसलिए सर्जन्स का वैक्सीनेट होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अगर एचआईवी हो तो हमें प्रिक हो जाए तो पूरी दवाइयां देनी है। हेपेटाइटिस बी वाला प्रिक हो तो हमें इम्यूनोग्लोबुलिन्स देने हैं, साथ हमने वैक्सीनेशन देनी। ठीक है, तो हेप सी के लिए हमने ट्रीटमेंट देनी होती है। हेप सी की ट्रीटमेंट आती है कोई? सुबह ब्लड ब्लड सप्लाई वगैरह। तो जिन पेशेंट्स के अंदर हार्ट डिजीज हो तो हम एको करवाते हैं, और जिन पेशेंट के अंदर रूमेटॉइड आर्थराइटिस, स्पाइंडिलाइटिस, उनमें सर्वाइकल स्पाइन एक्सरे करवाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इम्तिहान में आया हुआ है कि आरे का केस है, सर्जरी होनी है कोई, कौन सा काम लाजमी करोगे? सर्वाइकल स्पाइन एक्सरे कर। ठीक है। अच्छा, मेडिकेशन मैनेजमेंट, कौन सी मेडिसिन जारी रख सकते हैं, कौन सी हमने अवॉइड करनी चाहिए? बीटा ब्लॉकर्स, एंटी कन्वल्सेंट्स, डाइऑक्सिन, थायराइड, ये लाजमी तौर पे जारी रखनी चाहिए, क्योंकि इनको हम लोग रोकेंगे तो इनके रोकने का नुकसान ज्यादा है। उसके फिर स्ट्रेस स्प्रेड हो गए। ठीक है, उसको रिफ्लेक्स टैकिकार्डिया हो गया बीटा ब्लॉकर रोकने से। थायराइड हाइपोथायराइडिज्म है, थायराइड कोमा में चला गया पेशेंट। ठीक है, हाइपोथायराइडिज्म के साथ है, उसकी दवाइयां हमने बंद की, थायराइड स्टोन में चला गया। ठीक है, डाइऑक्सिन रोकी, एरिथमिया हो गया प्रोसीजर। सर्जरी इज ए प्रोसीजर, सर्जरी इज ए स्ट्रेस अलग से। ठीक है, कौन सी दवाइयां रोक देनी चाहिए? ओरल कंट्रासेप्टिव्स रोक देने चाहिए, क्लोपिडोग्रल, एस्प्रिन, एंटीकोगुलेंट्स को रोक देनी चाहिए। ठीक है, डायूरेटिक्स पेशेंट ले रहा हो तो उससे हाइपोक्लेमिया का रिस्क इंक्रीज हो जाएगा। एंटीकोगुलेंट्स ले रहा हो तो ब्लीडिंग का रिस्क इंक्रीज होगा। लिथियम के साथ एरिथमिया का रिस्क इंक्रीज होगा। ठीक है। प्री प्रिपरेशन कैसे करते हैं? जब मैंने कहा आपको कहा कि जब हमने ऑपरेशन करना है तो हमने पेशेंट को क्या करना है? बेहोश करना है। बेहोश के लिए हम लोग क्या कर डालते हैं? ईटीटी। तो ईटीटी डालते हैं तो उस वक्त पेशेंट बिल्कुल, उसको हम लोग ना स्मूथ मसल रिलैक्सेंट भी देते होते हैं। हमारे डायफ्राम अगर बिल्कुल वो हो जाएगा, पैरालाइज हो जाएगा, तो लंग्स खुलेंगे नहीं, तो मशीन सांस दे रही है ना।
ठीक है, तो इस दौरान पेशेंट को वॉमिटिंग हो सकती है। ठीक है, तो वॉमिटिंग से बचने के लिए हम पेशेंट को क्या एडवाइस करते हैं कि आपने आज रात 12 बजे के बाद कुछ खाना नहीं है। एनपीओ कमाना है, एनपीएम का मतलब नील बाई माउथ। ठीक है, सॉलिड्स और क्लियर फ्लूइड्स। ठीक है, डीवीटी प्रोफिलैक्सिस, जब ऑपरेशन हो जाता है तो पेशेंट का जब वुंड बहुत बड़ा सा रहा है, जो फ्रैक्चर का ऑपरेशन हुआ है, तो पेशेंट बिस्तर पे लग जाएगा लंबे दिनों। अगर 2-3 दिन बिस्तर पे लग गया तो डीवीटी डेवलप हो सकती है। तो डीवीटी डेवलप होने से हमने डीवीटी प्रोफिलैक्सिस देना किसी से दे देते हैं, क्लेक्सियन लगाते हैं और स्टॉकिंग्स दे सकते हैं। ठीक है, बावल सपट लगता है इंसुलिन की तरह। ठीक है, डायबिटिक पेशेंट्स हो, शुगर कंट्रोल करना है, स्टीरॉइड डिपेंडेंट हो, स्टीरॉइड की डोज एडजस्ट करनी है, प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि एनेस्थीसिया एनेस्थेटिक मेडिसिन फर्स्ट टाइम में अवॉइड करना चाहिए ऑपरेशन, अगर हमने इलेक्टिव सर्जरी करनी है। जब मैंने 2 से 8 वीक्स का जो टाइम होता है ना, इसमें ऑर्गेनोजेनेसिस हो रही होती है। तो क्योंकि सर्जरी जब करेंगे तो पेशेंट को दर्द होगा, दर्द होगा तो डिक्लोरान देनी पड़ेगी, एनएसएड देनी पड़ेंगे। ठीक है, एनएसएड्स भी बच्चे को नुकसान पहुंचाए। ठीक है, बाकी भी जितनी भी एनेस्थीसिया की दवाइयाँ सारी डेंजरस होती हैं प्रेगनेंसी के लिए। ठीक है, एनेस्थेटिस्ट को बताना जरूरी है, सर्जिकल साइट को मार्क करना जरूरी है, हीमोग्लोबिन चेक करना जरूरी है। ये ऑब्वियस सी बात है। क्यों ऑब्वियस है? कि हमें नहीं पता कि सर्जरी में को कितना ब्लड लॉस हो, सर्जन की कितनी एक्सपर्टीज है, मिलेगा नहीं। लेकिन किसी भी सर्जरी में कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है। हर बंदा सेम नहीं होता, हर बंदे की एनाटॉमी सेम नहीं होती। नॉर्मली इसका नाम सुना हुआ है ना आप लोगों ने। ज्यादातर लोगों में ये आर्टरी यहाँ से गुजर रही है, तो कुछ लोगों में यहाँ से भी गुजर रही होती। उस नॉर्मली का आपको ना पता हो, तो आर्टरी कटे या वेन कटे तो क्या होगा? ब्लीडिंग होगी। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन आप लोगों ने कोशिश करनी होती है कि इस वजह से सर्जन सर्जरी कराना सबसे ज्यादा क्या चीज रिक्वायर होती है? ब्लड। सबसे ज्यादा किस चीज का शोर होता है? जिन लोगों ने सर्जरी में हाउस जॉब की तो उनको यही पता होगा कि सर्जरी में जो काम सबसे ज्यादा हम लोग कर रहे हैं, क्या कर रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं? पेशेंट को प्रिपेयर प्रिपेयर कर रहे होते हैं और साथ ब्लड लगा रहे होते हैं। ठीक है, ये वाला जो काम है ये सबसे ज्यादा वार्ड के अंदर हो रहा होता है। अच्छा जी, प्री ऑप को प्री ऑप की समझ लग गई। ये प्री ऑप स्टेप 1 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप 2 के लिए। प्री ऑप की आपको पूरा वो पूछते होते हैं, काउंसलिंग पूछते होते हैं। पोस्ट ऑप कॉम्प्लिकेशंस, आप पेशेंट आपके पास प्रेजेंट हुआ है, सर्जरी हुई है, सर्जरी होने के कुछ देर बाद वो कहता है मुझे फीवर स्टार्ट हो गया। फीवर की विद इन 48 आवर्स कार्स इस एटलेक्टेसिस। एटलेक्टेसिस से क्या मुराद है? जब हमने बेहोश किया था तो जो एयरवेज हैं वो ऐसे कोलैप्स हो गए, उस जगह पे एयर कम हो गई। ठीक है, तो हमने आईवी लाइन ली थी, चेस्ट ट्यूब डाली है, ईटी डाली है, लंबर पंक्चर किया है, तो जो वूंड है उस वूंड का इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो अगर फीवर हो तो फीवर के लिए हमने क्या टेस्ट करवाने हैं? सीबीसी देखनी है, सीआरपी देखना है, कल्चर्स करवाने हैं, यूरिन देखना है, चेस्ट एक्सरे, सीटी स्कैन। जब ट्यूब डालते हैं, वेंटिलेटर पे लगाते हैं, तो वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया हो जाता है उसमें। पढ़ा हुआ है ना मैंने, हमने पल्मोनरी निमोनिया पढ़ा था। तो वेंटिलेटर का निमोनिया पड़े वाला निमोनिया होता है। ठीक है, अच्छा, पेशेंट को सर्जरी होके आई है, बेहोश होना शुरू हो गया है, क्या क्या रीजन हो सकती हैं? पूरी तरह सर्जरी से आउट नहीं हुआ। आपने अक्सर का देखा होगा, जब सर्जरी होकर पेशेंट आता है तो हम उसको कुछ देर के लिए रिकवरी में लेटाते हैं। रिकवरी में क्यों लेटाते होते हैं? ये देखने के लिए, इन्हीं पोस्ट और कॉम्प्लिकेशंस को मैनेज करने के लिए। क्योंकि बेहोशी की दवाइयों का असर कुछ देर तक रहता है ना। ठीक है, तो उस दौरान पेशेंट को हमने उसकी सेचुरेशन देखनी है, उसकी पल्स देखनी है, उसका ब्लड प्रेशर देखना है, उसकी शुगर चेक करनी है। ठीक है, हमने उसका फोलिस पे नजर रखनी है, उसके अंदर यूरिन आ रहा है। अगर फोलिस निकाल दिया हुआ तो यूरिनरी रिटेंशन हो सकती है। ठीक है, अच्छा, सर्जरी चूंकि एक स्ट्रेस है, उस वजह से एमआई और स्ट्रोक भी पेशेंट को हो सकता है। इन्फेक्शन आपको बता दिया, यूरिनरी रिटेंशन, ड्रग्स, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, निमोनिया, ये सारी कॉम्प्लिकेशन सर्जरी के साथ हो सकती है। ठीक है, तो
डिपेंड करता है कौन सा मसला है, उसके मुताबिक उसकी मैनेजमेंट होगी। ट्रीट द अंडरलाइंग कॉज। ऑक्सीजन लगा के रखते हैं कुछ देर के लिए, ऑब्जर्व करते हैं कि इसकी सैचुरेशन ड्रॉप तो नहीं हो रही, किसी दोबारा इंटूबेट करने की जरूरत तो नहीं है। ठीक है। अच्छा, शॉर्ट ऑफ ब्रेथ हो गया, सर्जरी के बाद पेशेंट शॉर्ट ऑफ ब्रेथ किस किस वजह से हो सकता है? चेस्ट इन्फेक्शन हो गया, एटलेक्टेसिस हो गया, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया, निमोथोरेक्स हो गया, हार्ट फेलियर में चला गया। ये सारे सिनेरियोस हम लोगों ने पढ़े हुए हैं। निमोनिया के साथ फीवर होगा पेशेंट को, एटलेक्टेसिस एनेस्थीसिया कॉम्प्लिकेशन है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ज्यादा देर तक लेटा रहा, डीवीटी बनी, वहां से उठ के क्लॉट चला गया। निमोथोरेक्स, सीओपीडी का पेशेंट था, अंदर बुला पड़ा हुआ था, मशीन से जब सांस लगाया हमने तो प्रेशर की वजह से बुला रप्चर हो गया, निमोथोरेक्स डेवलप हो गया। पेशेंट को एमपीओ किया था, हार्ट डिजीज का अभी पता नहीं था, दो बोतलें ला गई एक्स्ट्रा, क्योंकि एनपीओ है पेशेंट, हमने फ्लूइड देना होता है, तो एलवीएफ में चला गया। ठीक है, फ्लूइड ओवरलोड में चला गया। ठीक है, तो इन पेशेंट में हम लोग क्या करेंगे, फिर चेस्ट एक्सरे करेंगे, इसी देखेंगे, पल्स ऑक्सीमीट्री या एबीजीज करके देखेंगे और अंडरलाइन कॉज को ट्रीट करेंगे। ठीक है। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट काज ब्लड प्रेशर कम होना शुरू होने की, वो क्या है आफ्टर सर्जरी? एक तो पेशेंट एनपीओ होता है, दूसरा ब्लड लॉस, हाइपोवोलीमिया। ठीक है, तो ब्लड लॉस हो रहा है, उसको हमने वो लगाई है, कोई उसकी हुई है, कोलेक्टमी हुई है, इलियम निकाली है, इलियल रिसेक्शन हुई है, तो मैंने स्टोमा बना दिया बाहर, तो उसमें से बहुत ज्यादा फ्लूइड निकलता है बाहर, क्योंकि अल्लाह ताला ने क्या सिस्टम रखा हुआ है, हम लोग खाना खाते हैं, स्टमक में जाता है, स्टमक की अपनी सिक्रीशंस होती हैं, पेंक्रियाज की ढेर सारी सिक्रीशंस आती हैं, ये सारी स्मॉल गट में कुछ पोर्शन अब्जॉर्ब होता है, तो ज्यादा पोर्शन लार्ज गट में अब्जॉर्ब हो रहा होता है, तो इस वजह से जब इलेक्ट्रॉस्कोपी करते हैं तो ढेर सारी सिक्रीशंस निकलती हैं वहां से। ठीक है। अच्छा, मैनेजमेंट कैसे करेंगे पेशेंट का? हेड डाउन टिल्ट करेंगे, आईवी फ्लूइड लगाएंगे, हेमोग्लोबिन चेक करेंगे, उसके ड्रेन्स चेक करेंगे, और अगर पेशेंट की नई चीज़ें ठीक हो रही भी उसको वापस ओटी शिफ्ट करेंगे। एक पेशेंट को गोली लगी है, तो ये सारे काम हम लोग ओटी में ही कर रहे होते हैं। ठीक है, और ऑपरेशन करने के बाद मसला हो गया है, कोलिस्टेक्टमी हुई है, और पेशेंट का ब्लड प्रेशर नहीं ऊपर आ रहा, तो कम खराब है, अंदर जो स्टेपर लगाया था आर्टरी को स्लिप हो गया, अंदर ब्लीडिंग हो रही है, फौरन खोलना पड़ेगा। ठीक है, तो वापस ओटी लेके जाना है, देखने के लिए ब्लीडिंग कहाँ से हो। ठीक है, तो सीवीपी लाइन डाली जा सकती है, सीवीपी लाइन हमें किस तरह, क्या चीज शो करेगी, क्या इसका ब्लड प्रेशर हार्ट फेलियर की वजह से कम है या हाइपोवोलीमिया की वजह से कम है? क्योंकि हाइपोवोलीमिया की वजह से अगर कम होगा, हाइपोवोलीमिया मीन्स ब्लीडिंग है या जो फ्लूइड लॉस हो रहा है किसी जगह से, तो उसमें सीवीपी डाउन होगी, नीचे होगी। लेकिन हार्ट फेलियर की वजह से अगर ब्लड प्रेशर कम है तो सीवीपी रेज्ड होगी। ठीक है। अच्छा, हाइपरटेंशन हो जाती है कुछ पेशेंट्स के अंदर, पेन की वजह से, यूरिनरी टेंशन की वजह से, ब्लड प्रेशर की दवाइयां ना खाने की वजह से, तो हमने दवाइयां वापस शुरू करवानी है उस पेशेंट। दर्द की वजह से ब्लड प्रेशर रेज हो जाता होता है, आउटपुट नहीं आना। ये मुझे याद है, मेरा ना मेडिकल ऑफिसर का इंटरव्यू हो रहा था, उसने मुझे ये बातें पूछी थी, एमओ के लिए पीपीएससी का इंटरव्यू हो रहा था, उसने मुझसे ये बातें पूछी। अच्छा जी, यूरिन आउटपुट ना आना सबसे इंपॉर्टेंट काज है, इसके पेशेंट को हमने पूरा फ्लूइड नहीं दिया। ठीक है। दूसरी कार्ड, उसका जो सर्जरी हुई है, बीपीएच था, टीओआरपी हुआ, वहां ब्लड क्लॉट आके फंस गया उसके अंदर, पुलिस बंद हो गया। ठीक है। लेकिन कुछ पेशेंट के अंदर इंटीजनल फेल भी हो जाता है, हमने रीनल फेल बड़ी तफसील इसके साथ पढ़ा था, कि जब हाइपोवोलीमिया रह हो ज्यादा देर के लिए रहता है तो इट विल लीड टू, क्या होगा, जो अंदर सेल्स हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाएंगे, सेल डैमेज होगा, 18 हो जाएगा, एक्यूट ट्यूबरकुलोसिस हो जाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम लोग क्या काम करेंगे, फिर हम लोग इनटेक आउटपुट का ख्याल रखेंगे, जो दर्द की दवाइयां वो बंद कर देंगे। अब सबसे कॉमन दवाई जो नेफ्रोटॉक्सिक है, हम लोग वार्ड में यूज कर रहे होते हैं, सर्जिकल वार्ड में यूज कर रहे होते हैं, वो कौन सी होती है? बताओ, शाबाश, आती है आप? डिक्लोरान, एनएसएड्स, एनएसएड्स। ठीक है, तो हर मरीज को डिक्लोरान लगा रहे होते हैं ना। हमारा गोल क्या होता है कि हमने यूरिन आउटपुट जो है ग्रेटर देन 30 ml पर आवर रखना है, या 0.5 ml पर केजी पर आवर। ये इस पे आपको क्वेश्चन आएगा कि यूरिन आउटपुट का हमारा टारगेट क्या है।
वो तो फॉलिज डालते होते हैं। एचओ का क्या काम होता है? एनजी डालना, फॉलिज डालना, पेशेंट को प्रिपेयर करना, ठीक है, और अगले दिन बताना कि फॉलिज कितना आएगा। समझ लगे नहीं? पेशेंट को हमारा एक हॉस्पिटल पुलिस आ रहा था, मुझे आकर उसका नहीं रहा था, कहता सर बाबा मुझे कहता पुत्र तू पढ़ लिखता था तो और काम कुछ चाहता है ए काम तो ना करने पैंदा तेनू सुने की या नहीं? लेकिन अच्छा, आफ्टर सर्जरी पेशेंट को नोजिया एंड वॉमिटिंग, क्या क्या रीजन हो सकती हैं? दवाइयों का इफेक्ट, एनेस्थीसिया में हम लोग जो मेडिसिन यूज करते हैं उसकी वजह से पेशेंट को, क्योंकि ओपिएट्स होती हैं, ब्रेन स्प्रेसेंट्स होते हैं, तो उनकी वजह से पेशेंट को नोजिएटेड फीलिंग है। दूसरा, कुछ देर तक गट चलती नहीं है, ठीक है, नहीं तो आईरियस होता है, ठीक है, या फिर बाउल ऑब्स्ट्रक्शन है। तो आईरियस आपने देखा होगा, इसी वजह से जब ऑपरेशन किसी मरीज का होता है तो सबसे ज्यादा क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा होता है वार्ड के अंदर? बाबा जी हम आखिर जो हुई कि नहीं? एचओ ने पूछा, आगे पीछे ने पूछा, ऐसा ने पूछा, प्रोफेसर ने पूछा ना, बाबा कहना कहते माइक ला दियो पूरे वार्ड नु सुनेगा, मैं वो आखिर जो हो गई है। तुम्हें लगी या नहीं? ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है। हाइपोनेट्रीमिया आफ्टर सर्जरी, इलेक्ट्रोलाइट्स को आना जरूरी है। वाई? हमने पेशेंट को एमपीओ किया होता है, हमने पेशेंट को आईवी फ्लूइड्स दे रहे होते हैं, ठीक है। एनेस्थीसिया के दौरान ब्रेन जब सोता है तो उसकी वजह से पेशेंट को एसआईएडीएच भी हो जाता है, ठीक है। एसआईएडीएच पेन की वजह से, ओपिएट की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से, एनेस्थीसिया की वजह से हो सकता है, ठीक है। और हम लोग जो फ्लूइड लगा रहे होते हैं इसका इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है पेशेंट्स के अंदर, ठीक है। तो हाइपोनेट्रीमिया हम लोगों ने नेफ्रोलॉजी में बड़ा तफसील से पढ़ा था कि जो चीज जितना रैपिडली डेवलप हो उतना उतना ही उसको, उतनी ही जितनी स्पीड से कम या ज्यादा, उतनी स्पीड से उसको कम या ज्यादा करना चाहिए। तो ऑलवेज रिप्लेस स्लोली, ये नहीं कि उसको हाइपोटोनिक स्लाइन लगा दे, ठीक है, तो उसको आहिस्ता आहिस्ता उसको करेक्ट करना है। फिर हेमरेज, हेमरेज क्लासिफिकेशन क्या होती है? प्राइमरी, रिएक्टिव एंड सेकेंडरी। प्राइमरी ब्लीडिंग मींस ड्यूरिंग सर्जरी जो ब्लीडिंग हुई वो उसी तरह कंट्रोल हो जाएगी। रिएक्टिव मींस ब्लड प्रेशर राइज होता है पोस्ट ऑप, उसकी वजह से बाज का रीएक्सप्लोरेशन करनी पड़ जाती है, उसको रिएक्टिव कहते हैं। सेकेंडरी मींस कुछ दिनों बाद ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए, 1 to 2 वीक्स के बाद, उसकी रीजन इन्फेक्शन हो सकती है, ठीक है। प्राइमरी मींस कि जब कट देना है, उसमें कट नजर आ रहा है, सर्जन भी ऊपर खड़ा हुआ है, कोटरी भी है उसके पास सुई धागा भी है, वो उसको उसे कंट्रोल कर लेगा, ठीक है। जब पेशेंट होश में वापस आ रहा है, सर्जरी हो गई, वुंड क्लोज कर दिया, लेकिन वुंड क्लोज करने करने के बाद जब ब्लड प्रेशर रेज हुआ तो उस जो गैप है जो अभी पूरी तरह अगर पूरा दबा नहीं हुआ तो उसमें से ब्लीडिंग स्टार्ट होगी, तो रिएक्शन रिएक्टिव ब्लीड है, ठीक है। और आफ्टर 2-3 वीक्स, 1 to 2 वीक्स, जब वुंड ने हील होना स्टार्ट हो जाना है, तो वहां पे इन्फेक्शन अगर हो गया तो सेकेंडरी ब्लीड हो सकता है, ठीक है। अच्छा जी, एनेस्थीसिया से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती हैं? रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, कि पेशेंट को हमने बेहोश किया था, अब बेहोशी का असर जिन पेशेंट के लिवर सही काम कर रहा है, किडनी सही काम कर रहे हैं, वो जल्दी होश में आ जाएगा, समझे नहीं? यंग बंदा जल्दी होश में आ जाएगा। जो बंदे लोग जो आदी होते हैं नशे के, वो जल्दी होश में आ जाते हैं, या उन पे दवाइयां असर ही नहीं कर रही होती, उनके अंदर टॉलरेंस डेवलप हुई होती, ठीक है। तो वो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन, जो मैंने रीजन आपको बताई कि हम मसल रिलैक्सेंस देते हैं, तो हमारी रेस्पिरेशन का मेजर मसल इज डायफ्राम, तो डायफ्राम में नीचे कॉन्ट्रैक्ट होता है तो हमारे लंग्स खुलते हैं, तो एयर अंदर जाती है, ठीक है। सर्जरी रिलेटेड इन्फेक्शन, डीवीटी, नर्व इंजरी, प्रोसीजर स्पेसिफिक, वो डिपेंड करता है कौन सी सर्जरी हो रही है, समझे नहीं? कोलिस्टेक्टमी हो रही है, सीबीडी रप्चर, सीबीडी डैमेज हो गई, लिवर के ऊपर कट लग गया, वहां पे लिवर नजदीक है, सीबीडी नजदीक है, नीचे सी सेक्शन हो रहा था, यूरेटर डैमेज हो गया, ब्लैडर डैमेज हो गया,
ठीक है, जो 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 सर्जरी स्पेसिफिक। ठीक है। टेलर रिस्क असेसमेंट के कार्डियक रिस्क हम लोगों ने हमेशा जहन में रखना है। वो ये सारी चीजें रिपीट हो रही हैं। ये डीबीटी हम लोगों ने कल पढ़ ली थी। तो डीबीटी के अंदर सारी वो चीजें जो हम लोगों ने कल पढ़ी थी, इसके अंदर जो चीज एक्स्ट्रा थी ना, वो मैं देख रहा था, वो था वेल स्कोर। बाज का ना ये वेल स्कोर जो है ये निकालना आ जाता होता है। मेरा नहीं खा रही आप लोगों को बहुत ज़्यादा डिटेल में याद करना चाहिए, क्योंकि ये सारे जो है ना वो बेसिकली डीबीटी के रिस्क फैक्टर्स हैं। ठीक है। malignancy, मैंने कहा था malignancy जो होती है वो ब्लड के अंदर प्रोटीन छोड़ रही होती है, खून गाढ़ा हो जाता है। ठीक है। पेशेंट की लंबे अरसे से इमोबिलाइज्ड है, पेशेंट बेड रिडन है, लोकल टेंडरनेस है, पूरी लेग्स लेग्स स्वॉलन है, काफ स्वॉलन है, अडीमा है, वेरिकोज वेन्स है, प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ डीवीटी है। इन सबको मिला के हम लोग पेशेंट का वेल स्कोर निकालते हैं। अगर स्कोर ग्रेटर देन 2 हो तो फौरन उसका डिनामिनेट करना चाहिए और अल्ट्रासाउंड करना चाहिए। और अगला फिर विनोग्राफी और जो हमने सारी गल बातें पढ़ी थी। ठीक है, क्या पूछो। सर मैं ये एक दिन वैसे बैठे दिन में सवाल आया था सर, जब ये प्रेगनेंसी हो रही होती है सारे सेल्स हाइपर एक्टिव हुए होते हैं, सिक्रीशंस फेंक रहे होते हैं, तो हम ऑक्सीडाइड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्रेक्स लगा सकते हैं बॉडी के लिए अपनी? नहीं, ये ऑल्दो इट्स मतलब कि डैमेज सेल्स हैं जो आई मीन खुद ही प्रोलिफरेट हो रहे हैं। नहीं, ऑक्ट्रोटाइड का इसमें कोई रोल नहीं है। ऑक्ट्रोटाइड बेसिकली सिर्फ सिक्रीशंस को रोकता है। इस वजह से ऐसे ट्यूमर्स जो सिक्रीशंस प्रोड्यूस करते हैं, लाइक पेंक्रियाज के ट्यूमर, वीआईपीओमा हो गया, स्मेटोस्टेटिनोमा हो गया, ग्लूकागोनोमा हो गया, ब्रेन के अंदर आपको याद होगा एक्रोमेगाली एडिनोमा था, इनके अंदर हम ऑक्ट्रोटाइड का यूज करते हैं। तो जो ट्यूमर्स सिक्रीशंस प्रोड्यूस कर रहे हैं वो उनके ऊपर ऑक्ट्रोटाइड काम करेगा, उनके सिक्रीशंस कम करेगा। अब ट्यूमर के सेल्स टूट टूट के जो गिर रहे हैं, जो ब्लड में जा रहे हैं, उन पे तो किसी चीज से कोई असर नहीं हो सकता ना। तो जो चीज सिक्रीट हो सकती है उसको कम किया जा सकता है, लेकिन जो टूट टूट के गिर रही है वो उसको तो नहीं मना कुछ कर सकते। ठीक है। तो प्रोफ्लेक्सिस इज द मेन थिंग। वेल स्कोर करने के बाद हम डी डायमंड अल्ट्रासाउंड प्लाज्मी करवाएंगे, लो मोलेकुलर वेट हेपरिन और डायरेक्टली और एंटीकोगुलेंट्स प्लाज्मी यूज करें। malignancy को हमेशा देखना चाहिए कि पेशेंट कोई रिस्क फैक्टर है ही नहीं डीबीटी का, फिर इसको क्यों डीबीटी डेवलप होगी, तो अंडरलाइन कैंसर तो नहीं है कोई उसको। ठीक है। 1 मिनट ब्रेक लेते हैं, फिर इसको शुरू करते हैं दोबारा। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, एक तो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। ये बेसिकली अब जितनी चीज़ें हैं ना, ज़्यादातर रेपिटेशन है पिछले हम लोगों ने जो पढ़ी थी चीज़ें। अच्छा, स्टोमा क्या है? स्टोमा क्या चीज़ होती है? फर्ज किया कि एक पेशेंट है, उसको ना गोली लगी, जो चाकू लगा। अब ये जो गोली होती है ना, ये सीधी सुराख नहीं करती, ये ऐसे आपको पता है घूम रही होती है, स्पाइरल जाती है अंदर। तो जो गोली का जख्म होता है ना, बाहर से अगर इतना सा लाकर ना, अंदर से इतना बड़ा होता है। ठीक है। तो अंदर हमने गट में सिर्फ एक सुराख नहीं होगा, पूरा गुच्छा उड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन में जब अंदर एक्सटेंसिव गट डैमेज हो, क्रोन्स डिजीज है, फायर आर्म इंजरी है, गट इस्कीमिया है, तो जहाँ पे हमें आइडिया नहीं है कि आगे क्या बनेगा, उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, उस पोर्शन कट को काटते हैं, निकाल देते हैं उसको, निकाल के उसका जो एक पार्ट है उसको बाहर स्किन पे ला के जोड़ देते हैं। ये स्किन है तो ये स्किन पे ला के जोड़ते हैं। इसको हम कहते हैं स्टोमा, स्टोमा बनाना। ठीक है। अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन को जोड़ेंगे तो दिस इज कॉल्ड इलियोस्टमी। अगर लार्ज इंटेस्टाइन को जोड़ेंगे तो दिस इज कॉल्ड कोलोस्टमी। ठीक है। जो इलियोस्टमी होती है वो राइट इलियोस्टमी में जो बनाई जाती है, और कोलोस्टमी लेफ्ट इलियोस्टमी में बनाई जाती है। ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों में मुझे छोटा सा फर्क बताओ क्या है। हमारी जो ला स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर जो खुराक होती है पतली होती है, सिक्रीशन ज्यादा रिलीज होती है।
कि इसके अंदर पेशेंट को ये जो बैग है बड़ी जल्दी फिल होगा, बार बार चेंज करना पड़ेगा। जबकि जो क्लोस्टमी होती है इसके अंदर सिक्रीशंस ठीक हो जाती हैं, और क्या कहते हैं उसको, फिकल टाइप का करेक्टर ज्यादा हो जाता है। ठीक है। तो क्या कहते हैं उसको, हम फिर जब वो बैग लगा देते हैं, इस तरह का बैग होता है ये जी सर। ये बैग लगा देते हैं, फिर वेट करते हैं कुछ अरसा, ताकि गट को टाइम मिल जाए हील होने का। फिर हम लोग क्या करते हैं, दोबारा ऑपरेशन करते हैं, जिसे कहते हैं रिवर्सल, इलियोस्टमी और क्लोस्टमी रिवर्सल। तो फिर जो दोनों एंड्स होते हैं उनको आपस में फिर हम लोग दोबारा एनास्टमोस कर देते हैं, मिला देते हैं, वापस जोड़ देते हैं। ठीक है। वो डिपेंड करता है कि डिजीज कौन सी थी। ठीक है। अच्छा, तो इसके अंदर बेसिकली होगा क्या, क्योंकि यहाँ से सिक्रेशंस निकल रही हैं, हमारी स्किन को अल्लाह ताला ने इस मकसद के लिए तो नहीं ना बनाया था। स्किन इरिटेट होगी क्योंकि उस सिक्रेशन के अंदर तेजाबियत है, अच्छा। तो स्किन इरोड हो सकती है, स्किन का इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है। बहुत ज्यादा सिक्रेशन तय होने की वजह से पेशेंट को इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है। ठीक है। तो इलोस्टमी और कोलोस्टमी में क्या चीजें हो सकती हैं पेशेंट को, इस्कीमिया हो सकता है उस जगह का, हाइपोक्लीमिया होगा, हेमरेज हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। अगर वो टांका उखड़ जाए तो वो खिंच के अंदर चली जाएगी, क्या कहते हैं उसको, इसको कहते हैं रिट्रैक्शन, अंदर की तरफ घुस गई वापस। ठीक है। प्रोलैप्स हो सकता है, स्टेनोसिस हो सकती है। जहाँ पे हम लोग टांका लगाते हैं वो भी तो हम लोग इन्फ्लेमेशन क्रिएट कर रहे हैं ना, तो इन्फ्लेमेशन के नतीजे में लीड टू फाइब्रोसिस, फाइब्रोसिस होने की वजह से वो एरिया तंग हो जाता है, तो स्टेनोसिस कहते हैं उससे भी हम। ठीक है। तो इन दो को मैंने जोड़ा है। तो जब बाद में क्या होगा कि इस जगह पे जब ये जुड़ेंगे आपस में, तो एक स्कार, थिकन सा स्कार बन जाएगा, तो गट का ल्यूमन पतला हो जाएगा, इतना ल्यूमन होना चाहिए था, इतना रह जाएगा। ठीक है। स्टेनोसिस हो जाना। ठीक है। उस जगह पे स्किन का इन्फ्लेमेशन हो जाना, रेडनेस हो जाना, फिस्टुला बन जाना। ठीक है। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल में आप लोगों ने तकरीबन इतनी ही बातें याद रखनी है। पारेंटल न्यूट्रिशन, पारेंटल न्यूट्रिशन से क्या मुराद है कि जब हम लोगों ने ये इस तरह का वो काम किया जिसके अंदर पेशेंट को कोई एनेस्थेमोसिस क्रिएट किया गया है, हमने उस एनेस्थेमोसिस को रेस्ट देना है। तो गट जो होती है, जब खुराक आएगी तो मुंह करके पेरिस्टालसिस तो होनी होनी उसके अंदर। तो हमने ऐसा पेशेंट जिसकी एक्सटेंसिव गट सर्जरी हो गई हो, या एक्सटेंसिव गट निकाल दी गई हो, जो उसमें ये हो, तो उनमें हम लोगों ने क्या करना होता है, पायरेटल न्यूट्रिशन लेते हैं। ठीक है। तो ऐसा पेशेंट जिसकी गट एक हफ्ते से ज्यादा हमें चाहिए रिलैक्स फॉर्म में, उन पेशेंट्स के अंदर पायरेटल न्यूट्रिशन देते हैं। पायरेटल न्यूट्रिशन क्या मुराद है, पेशेंट को आईवी लाइन से, पेरिफेरल आईवी लाइन से या सेंट्रल लाइन से हम लोग फीडिंग स्टार्ट करवाते हैं। ठीक है। सर पूरी तीन ड्रिप्स होती हैं, एक मिल्की सी होती है, एक वाइट सी, उस वाली तो। हाँ, स्पेशली बनाई जाती है सारी, क्योंकि आप देखो ना, न्यूट्रिशन के लिए हमारी तीन मेन चीजें क्या है, प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट, ये तीन चीजें चाहिए ना हमें। विटामिन्स चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट्स चाहिए। ठीक है। तो इन तीनों तीनों को हम लोग अमीनो एसिड्स की फॉर्म में, ग्लूकोज की फॉर्म में, ये हम लोग पेशेंट सर को जो प्रोवाइड। लैब है उसमें भी कुछ नहीं दे दो कहीं, क्या चीज? लैब है, लेबोलाइट वगैरह। हाँ, वो दे सकते हैं। अच्छा जी, एंटरल न्यूट्रिशन इज ऑलवेज प्रेफर्ड। वाई? क्योंकि जब लंबा अरसा कोई पेशेंट एनपीओ रहेगा, तो हमारी जो गट होती है इसमें बैक्टीरिया होते हैं, ओवरग्रोथ शुरू हो जाती है, बैक्टीरियल ओवरग्रोथ सिंड्रोम भी हो जाता है, तो उन पेशेंट को और नए मसले स्टार्ट हो सकते हैं। ठीक है। इस वजह से हमारे टीचर, हम लोग हमारे टीचर होते थे, हमेशा कहते होते थे कि अगर आपकी गट काम कर रही है ना तो गट को यूज करो। मीन्स की हमारी वो आईवी दवाइयां कटवा के ओरल करवाते होते थे, टीके की बजाय खिलाओ दवाई, ताकि पेशेंट जल्दी घर जाने जोगा भी हो। ठीक है। अच्छा, सेंट्रल लाइन यूज करनी चाहिए। अ, जो आईवी लाइन हम लोगों ने यूज किया उसके लिए, खुराक के लिए, उसको किसी और मकसद के लिए यूज नहीं करना चाहिए, फ्लूइड लगाने के लिए, एंटीबायोटिक्स देने के लिए।
तो डायलिसिस के लिए उसको यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है। इसका नुकसान क्या हो सकता है, क्योंकि हम लोग क्या दे रहे हैं पेशेंट को, आईवी लाइन दे रहे हैं। अब आईवी लाइन के थ्रू जब जो खुराक जाती है, ये जो पारेंटल न्यूट्रिशन होती है, इसका ऑस्मोलैरिटी ऑस्मोलैरिटी का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। ठीक है। अगर कोई चीज गाड़ी वेन्स में से गुजरेगी ना, वेन्स को डिस्ट्रॉय करती जाएगी। जिन पेशेंट को 10% एक्सट्रा लग रहा होता है, उनकी आईवी लाइन बड़ी जल्दी खराब हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि वेन्स इन्फ्लेम हो जाती है। ठीक है। आपको ऑस्मोसिस का तो पता है ना, कि आप एक पानी अपनी स्किन पे लगाएं और जामिश्री अपनी स्किन पे लगाएं। जामिश्री क्या करेगा, तो ड्राई होके खुश्क करेगा, खुश्क होगा, आसपास से पानी खींचेगा, तो पानी तो खुश्क और खुद ड्राई हो जाएगा बगैर बगैर किसी रीजन, बगैर उसके। तो हमारा बॉडी का एक स्पेसिफिक ऑस्मोलैरिटी ऑस्मोलैरिटी है। अगर हाइपर ऑस्मोलर चीज कोई अंदर जाएगी, तो डेफिनेटली जहां जहां से गुजरेगी वहां उस चीज से को नुकसान पहुंचेगा। इस वजह से हमें कोशिश करनी चाहिए जो लाइन है वो सेंट्रल यूज करें, क्योंकि पेरिफेरल लाइन बड़ी जल्दी खराब हो जाती है इनके अंदर। ठीक है। और पेरिफेरल लाइन के अंदर इन्फेक्शन को होने का इम्कान भी बहुत ज्यादा है। और स्किन के ऊपर इन्फेक्शन स्टेफोरियस होता है। ठीक है। कैंडिडा जाता है, फंगल इन्फेक्शन, और सूडोमोनास जाता है। ठीक है। तो इन पेशेंट्स को जिनको सेप्सिस हो, तो वो फीवर के साथ आएंगे। जिस जगह पे उनको आईवी लाइन लगी हो उस वहाँ पे टेंडरनेस होगा। ठीक है। फिर हमने क्या करेंगे, उनको रोकेंगे, कल्चर करवाएंगे, और एंटीबायोटिक स्टार्ट करवा दें। अच्छा। कई दफा ऐसा होता है कि जब हम लोगों ने, ये क्वेश्चन ध्यान में आया हुआ है, रीफीडिंग सिंड्रोम। रीफीडिंग सिंड्रोम से क्या मुराद है? जब हमने अ, काफी दिनों बाद खाना खाया, तो खाना खाने के नतीजे में क्या होगा, कि ढेर सारी इंसुलिन रिलीज होगी। इंसुलिन पोटेशियम को सेल के अंदर पुश करेगी। ठीक है। तो पेशेंट को इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस कर। ठीक है। तो किन पेशेंट में रीफीडिंग सिंड्रोम होने का खर्चा होता है? जो लंबे अरसे से भूखे हों, स्टारवेशन स्टार्व्ड हों, एनोरेक्सिया हो जिनको, अल्कोहलिक्स को। अल्कोहलिक्स का मसला ये होता है कि शराब पीते रहते हैं, खाना नहीं खाते। इस वजह से वो मेल नरिश्ड हो जाते हैं, कैकेक्टिक हो जाते हैं। ठीक है। इंसुलिन ढेर सारी रिलीज होगी, उसके नतीजे में हाइपोफॉस्फेटीमिया होगा, हाइपोकैलीमिया होगा। ठीक है। रेप्टोमाइलिसिस हो सकता है, हाइपोकैलीमिया की वजह से, हाइपोफॉस्फेटीमिया की वजह से। पोटेशियम मैंने आपको कहा था अरिदमिया करवाती है। पोटेशियम का कम होना भी, पोटेशियम का ज्यादा होना भी। ठीक है। रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है और डेथ भी हो सकती है। इस वजह से जब दोबारा खाना शुरू करवाना है तो आपने स्लोली करवाना। देखो, साथ इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस पे नजर रखनी है। पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फेट। इनमें पोटेशियम जो है ना, हम रेगुलर करवा रहे होते हैं। मैग्नीशियम फास्फेट स्पेशल करवाना पड़ता है, बड़ा एक्सपेंसिव होता है, महंगा होता है ये। तो लेकिन किन में इंडिकेटेड है, जिनमें हम लोग क्या कर रहे हैं, टीपीएन दे रहे हैं और दोबारा फूड शुरू करवा रहे हैं। पहले पेशेंट टीपीएन पे रहा है, अब हमने दोबारा फीडिंग स्टार्ट करवाई है उन पेशेंट्स। ठीक है। अच्छा। हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है, लिपिड एबनॉर्मेलिटीज हो सकती हैं, विटामिन की डेफिशिएंसीज हो सकती हैं। ये ऑब्वियस सी बात है ना, कि हम लोग जो चीज बंदा मुंह से खा सकता है, अब आईवी तो वो चीज नहीं ना दी जा सकता। कुछ लोग चाय के इतने आदी होते हैं कि मैं चाह दी ड्रिप ला दूं। कहने को तो वो कहते हैं ना, लेकिन रियल लाइफ में तो चाय की ड्रिप नहीं ना लग सकती। ठीक है ना। तो हमने अ, जो पेशेंट्स टीपीएन के ऊपर हों, या जो लंबे अरसे तक जिनको खाना नहीं मिला, मिलने के बाद अब हमने दोबारा फीडिंग स्टार्ट करवाई है, तो उनके अंदर हम लोगों को उनके सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स, उनकी ब्लड ग्लूकोज, इस पे स्पेशल नजर रखनी। ठीक है। डेफिशिएंसी ना उनको रिप्लेस करना जरूरी है। जहाँ पे लाइन गुजरी होती है उस एरिया का, की इन्फ्लेमेशन होना, फिलिबाइटिस का होना, और वहाँ पे क्लॉट का बन जाना, स्पेशली सेंट्रल वेन की प्रोजन होगी, एसवीसी थ्रोम्बोसिस बन सकती है। और ये जो यहाँ पे अगर क्लॉट बनेगा, सीधा कहाँ जाएगा? राइट हार्ट में जाएगा, राइट हार्ट से सीधा लंग्स में जाएगा। वो क्या कहलाता है? पल्मोनरी एम्बोलिज्म। ठीक है। लाइन डालते हुए पेशेंट की हम लोग उसमें घुस गए हैं प्लूरा के अंदर, तो निमोथोरस हो सकता है। तो इस सीपी लाइन का एक कॉम्प्लिकेशन है निमोथोरस का हो जाना। ठीक है।
सीपी लाइन का टुकड़ा टूट के वो आगे मूव हो गया है, वो जाके लंग्स में फंस गया जाके, ये इसकी कॉम्प्लिकेशन है। ठीक है। तो न्यूट्रिशनल स्पेशलिस्ट, फार्मासिस्ट, सीपी लाइन के लिए अलग अलग लोग होने चाहिए। पेशेंट का वेट मॉनिटर करना है, शुगर देखनी है, इलेक्ट्रोलाइट्स देखने हैं, फ्लूइड बैलेंस देखना है, इलेक्ट्रिक्स करवानी है, लिपिड प्रोफाइल करवानी है, जिंक और मैग्नीशियम का टेस्ट भी करवाना है। तो ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गए। बहुत जरूरी है कि जो दवाई जो प्रिपेयर होकर चीज आ रही है वो साफ सुथरी है। ठीक है। ओरली हम लोग जो कोई खाना खाते हैं ना, उसमें प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म अल्लाह ताला ने बहुत सारे रखे हुए हैं। मुंह के अंदर मुंह के अंदर बैक्टीरियाज हैं, मुंह के अंदर सलाइवा है, मुंह के अंदर एंटीबॉडीज हैं, आईजीए है, ये अल्लाह ताला ने रखी हुई है। स्टमक में जाता है, स्टमक का एसिड हमारे प्राइमरी इम्यूनिटी का हिस्सा है। बहुत सारे वायरस से बैक्टीरिया हमारा स्टमक ही तोड़ देता है, उनको आगे नहीं जाने देता। पता है ना इस बात का। ठीक है। तो वो वाली बात जो हम खाने, और अगर कोई चीज अंदर आगे चली भी गई है तो बॉडी उसको हैंडल कर लेती है, तो कुछ चीजें एब्जॉर्ब होती नहीं, सीधा निकल जाती हैं। और जो चीज आईवी चली गई है उसमें तो ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है, वो सारी चीजों को बाईपास कर सीधा ब्लड में गई है, तो उसका साफ सुथरा होना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो स्टार्ट स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ानी है उसकी, ये नहीं कोई एक ही दफा एकदम शुरू कर देना है। अच्छा, डायबिटिक पेशेंट्स अंडरगोइंग सर्जरी, इनके अंदर एक दो पॉइंट्स याद कर लो कि डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर क्या होता है कि वूंड जल्दी हील नहीं होता, पहली बात। दूसरा, इनको हाइपोग्लाइसीमिया होने के और हाइपरग्लाइसीमिया होने के अमकाना ज्यादा होते हैं। तीसरा, ये पेशेंट्स जो होते हैं इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होते हैं, इनको साथ हार्ट डिजीज होता है, इस वजह से इनकी स्पेशल थोड़ी सी केयर करनी पड़ती है। अब मैं अक्सर बात कहता हूँ डायबिटीज मेलिटस इज इक्वल टू इस्केमिक हार्ट डिजीज, ठीक है नहीं। तो जिस पेशेंट को शुगर है उसको चूंगे में एक दिल का मसला मिला हुआ है। ठीक है। तो जिन पेशेंट को डायबिटीज मेलिटस को हमें सर्जरी करनी हो, तो हम उनकी सर्जरी में थोड़ा सा ख्याल रखते हैं किस चीज़ का, कि हम देख रहे होते हैं कि हाइपोग्लाइसीमिया ना हो और हाइपोग्लाइसीमिया ना हो, पेशेंट जल्दी आए, जल्दी सर्जरी करवा के चला जाए, उसकी दवाइयां हम कैसे एडजस्ट करें। ठीक है। अगर इंसुलिन डिपेंडेंट है तो हम लोगों ने जो इंसुलिन की डोज है उसको एडजस्ट कर। ठीक है। अगर ओरल एजेंट्स ले रहा है तो पेशेंट का अगर जीएफआर रीनल फेलियर क्रेटिनिन 1.5 से ज्यादा, तो हम लोग उसको ये बंद कर देंगे, स्पेशली किन पेशेंट्स के अंदर जब हमने उन्हें कंट्रास्ट देना होता है। क्यों? क्योंकि मेटफॉर्मिन का बड़ा इंपॉर्टेंट साइड पर होता है लैक्टिक एसिडोसिस। ठीक है। बड़ी दफा ऐसे होता है कि पेशेंट ओरल हाइपरग्लाइसीमिया के ऊपर होता है, तो सर्जरी के लिए जब आता है तो हम कुछ दिन के लिए उसको इंसुलिन शुरू करवा देते हैं, क्यों करवाते हैं? ताकि उसका शुगर कंट्रोल बेहतर हो जाए और वूंड के हील होने के इम्कान बेहतर रहें। आगे बहुत कुछ आ रहा है। ठीक है। पोस्ट ऑफ ईटिंग इंसुलिन हम वापस शुरू करवाएंगे, और अगर पेशेंट वापस की उसका जख्म भी ठीक है और उसकी शुगर भी कंट्रोल रह रही है, और पे कहते हैं कि मैं पहले दवाइयों पे कंट्रोल था, आप वापस उसकी शुरू करवा सकती हैं। ठीक है। तो मॉर्निंग टाइम पे सर्जरी करना, आईवी फ्लूइड एक्स्ट्रा देना, इंसुलिन को डोज को एडजस्ट करना। ठीक है। और बाकी ओरल हाइपरलाइसिस को रोक देना, ये मेन वो है पॉइंट्स हैं डायबिटीज विद इंसुलिन के साथ, डायबिटीज विद सर्जरी के साथ। सी ब्रेस्ट हम लोगों ने तफसील के साथ पढ़ लिया हुआ है, इसके अंदर ऐसा कोई वो नहीं है, एक्स्ट्रा चीज नहीं है। ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट इसका कर लेना, कि फाइब्रोएडिनोमा होगा तो आप लोगों को मैंने बताया था कि मोबाइल मैस, ब्रेस्ट सिस्ट के साथ, अगर फाइब्रोसिस्टिक डिजीज हो तो मैसिस के साथ चेंज होता है, लेकिन सिंपल सिस्ट भी हो सकता है फ्लूइड फिल्ड। ठीक है। एब्सेस के अंदर आपको पता है कि वहां पे फीवर होगा, पेशेंट को फ्लक्चुएंट मैस होगा। डॉक्टर टीजिया के साथ मैंने एक चीज बताई थी कि निपल डिस्चार्ज होगा पेशेंट को, और फैट है उसमें हिस्ट्री होगी ट्रॉमा की। तो ये सारे पेशेंट जो होते हैं किसी से प्रेजेंट हो सकते हैं ब्रेस्ट नम के साथ, ये बिनाइन कंडीशन है। ठीक है। अच्छा,
फिर ना सर्जरी का एक इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज लम्प्स इनसाइड। लम्प्स जो है ना गिल्टी निकली हुई। और ये गैंग्लियन सिस्ट भी दिख रही है लंप। क्या? गैंग्लियन सिस्ट, ये लंप की तरह लम्प की एक टाइप है ना, लंप कोई है। भी गिल्टी हो, लम्प्स इन सर्जरी। ठीक है। अच्छा, जब हम पेशेंट को गिल्टी देखते हैं ना, तो हम उसका पेशेंट से हिस्ट्री लेते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं। ठीक है, हिस्ट्री क्या होती है? वही ओडी पर कितने अरसे से है, कैसे शुरू हुई थी, साइज कितना है, कित कैसे शुरू हुई थी, कि जितनी है उतना ही साइज है या बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है। उस पेशेंट के उसके उसमें से कोई मवाद तो नहीं निकलता, बुखार तो नहीं साफ हो रहा, वो कैंसर तो नहीं रहा हुआ। लिम्फ नोड्स हैं, कोई सिस्ट है, फैमिली में किसी को कैंसर की हिस्ट्री तो नहीं है। ठीक है। तो हिस्ट्री हो गया। एग्जामिनेशन पे क्या चीजें कि जगह किस जगह पे है। अब फर्ज किया मेरे यहाँ पे गिल्टी निकल आती है, मुझे पता है यहाँ पे स्किन है, स्किन के नीचे जॉइंट है, जॉइंट के आसपास बोन्स है। तो स्किन का ट्यूमर हो सकता है, ये बाल है, बाल की जड़ का ट्यूमर हो सकता है स्पेशियस सिस्ट। मसल है, मसल का ट्यूमर हो सकता है। जॉइंट के अंदर कार्टिलेज है, कार्टिलेज का ट्यूमर हो सकता है, बोन का ट्यूमर हो सकता है। ठीक है। ब्रेस्ट में गिल्टी निकली है, तो अभी हमने डिफरेंशियल पढ़ा, सीए ब्रेस्ट, एक्टीजिया, पेडनिकोसिस, फाइब्रोएडिनोमा। ठीक है। जी, शेप और साइज। अब इससे आपने क्या चीज सीखी, कि आपने ये देखना है कि किस जगह पे स्वेलिंग, गर्दन के सामने स्वेलिंग हो गई है, थायराइड है, लिम्फ नोड्स हैं, तो क्या नहीं, ट्रेकिया है। तो जो लंप जिस जगह पे बना है, हमने वो देखना है वहां पे ऑर्गन्स कौन से हैं, उनमें से किसी भी ऑर्गन को ट्यूमर हो सकता है। ठीक है। उसकी साइड कैसी है, साइज कैसा है, शेप कैसा है, कंसिस्टेंसी कैसी है, सरफेस कैसी है। कंसिस्टेंसी मैंने आपको बताया था कि नाक पे उंगली रखें जैसा ये फील होता है, ये फर्मिंग कंसिस्टेंसी है, हार्ड, ये हार्डिंग कंसिस्टेंसी है, सॉफ्टनिंग कंसिस्टेंसी। ठीक है। जो ट्यूमर, जो गिल्टी हार्ड फील हो रही है, वो क्या होगी? तो मैस होगा, ये बूंद का ट्यूमर होगा। ठीक है। अच्छा, ट्रांस एलिमिनेशन किसमें हम लोग करते थे? सिस में किया जा सकता है, हाइड्रोसिल में किया जा सकता है। फिक्स्ड है कि नहीं है? अगर फिक्स्ड हो तो उसके चांसेस होते हैं मेलिग्नेंसी के। ठीक है। फ्लक्चुएंस, साइज में कमी इजाफा होता है कि नहीं होता, टेम्परेचर कैसा रह रहा है, दर्द है कि नहीं है, पल्सटाइल है कि नहीं है, एनेमिज्म होगा, पल्सटाइल होगा, टेंडर होगा, एब्सेस होगी, टेम्परेचर रेज्ड है, इन्फेक्शन हुआ हुआ है नीचे, इन्फेक्टेड स्पीशीज हो सकता है, इन्फ्लेमेटरी कार्सिनोमा हो सकता हड्डी अगर ब्रांकल फेस बनी हुई है, वो हार्ड होगी या फर्म होगी या सॉफ्ट होगी, कैसी होगी? है। ये फर्म होती है ज्यादा, फर्म होगी। तो इस और ट्रांसलेमिनेशन पॉजिटिव। ठीक है। ट्रांसलेमिनेशन मैंने आपको बता दिया कि हम लोग जैसे गुब्बारे के ऊपर लाइट रखें तो पूरा गुब्बारा रोशन हो जाता है, तो इसी तरह शीश के ऊपर रखेंगे तो पूरा शीश रोशन हो जाएगा। लाइपोमास सबसे कॉमन वो है। अगर आप किसी बंदे को अपना तारुफ कराए ना, मैं डॉक्टर हूँ, तो अब आपको कोई ना कोई गिल्टी जरूर दिखाएगा। जी सर, वो इलेक्ट्रोफाई भी जाएगा। ठीक है। तो ज्यादातर वो जो गिल्टी दिखाता होता है वो लाइपोमा होता है। तो लाइपोमा बॉडी में किसी भी जगह पे हो सकता है, आप देखो ना कितनी जगहों के ऊपर है। ये बाजू के फ्रंट पे है, ये उसके ऊपर है, पेट रिस्ट के ऊपर है, ये कंधे के ऊपर है, ये पेट के ऊपर है, हो नहीं रहा, ये बैक के ऊपर बना हुआ है, ये हथेली पे बना हुआ है। ये फैट का ट्यूमर है, बिनाइन है, कुछ नहीं करता। और ये तुम कुछ नहीं कह रहा, तुम ये नहीं पूछना पड़ेगा। ठीक है। लाइपोमास बिनाइन फैटी लम्प, सॉफ्ट मोबाइल, नॉट फिक्स्ड, बिगनर चेंजेस कभी कभी आ सकती हैं। मल्टीपल लाइपोमास हो इन पोस्ट मेनोपॉजल वुमन, इसको हम लोग डेल्टन्स डिजीज कह सकते हैं। याद होता तो कल मैंने उसकी जरूरत नहीं। स्पेशियस सिस्ट, इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी तस्वीर अक्सर औकात इम्तिहान में आई होती है। ये देखो, और स्पेशियस हम लोगों ने पढ़ा था कि जो स्किन का बाल है, इसका जो नीचे
इसकी जड़ है, उसका इन्फेक्शन हो गया, उसका मुंह बंद हो गया। तो हर वो चीज बॉडी के अंदर जहाँ से सिक्रीशन रिलीज होनी होती है, उसके सिक्रीशन को लाजमी तौर पर रिलीज होना चाहिए। अगर वो सिक्रीशन बंद होगी, पीछे सिक्रीशन खड़ी होंगी, इन्फेक्ट होंगी, इन्फ्लेम्ड होगा वो होगा। ठीक है। ये सारी बातें फिट आती हैं अगर कोलिसिस्टाइटिस हो रहा है, कि इसका मतलब है गॉल ब्लैडर का मुंह बंद हो गया, स्टोन के उस पार के फंस गया सिस्टी डक्ट के अंदर। पैंक्रेटाइटिस हो रहा है, तो स्टोन ऊपर से आया, पेंक्रियाज के सामने आके फंस गया। अपेंडिसाइटिस हमने पढ़ी, अपेंडिसाइटिस का ल्यूमर बंद हो गया फेसिस की वजह से। तो जहां भी ल्यूमर बंद होता है तो पीछे से इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। तो इस बेसिस से आप कैसे पहचानोगे? सेंट्रल पंक्टम के थ्रू। सेंट्रल पंक्टम के थ्रू जितने में है ना, इनका ये दरम्यान में एक गोला सा आपको जरूर नजर आ रहा है, क्योंकि ये बाल का इन्फेक्शन है तो बाद में आप लोगों को ये सेंट्रल पंक्टम नजर आएगा। इसमें भी होगा, ये होगा पाइलोमेटल साइनस। डिफरेंट थी। ठीक है। अच्छा जी। एब्सेस का बन जाना। एब्सेस की सबसे इंपॉर्टेंट काज स्टेफ्लोकोकस एंड स्टेफ्लोकोकाई। स्टेफ्लोकोकस एब्सेस क्यों बनाता है? कैटलेज एंजाइम की वजह से। कैटलेज एंजाइम की वजह से। ठीक है। एब्सेस की ट्रीटमेंट क्या होती है? हम लोग उस पेशेंट को इंसिडेंट ड्रेनेज करते हैं लाजमी तौर पर। बड़ी दफा ऐसे होता है कि छोटे छोटे दाने ना आपस में मिल के बड़ा सारा कार्बन बना देते हैं, बड़ा सारा कार्बन बना देते हैं। तो हेयर फॉलिकल का इन्फेक्शन इज कॉल्ड फ्रंकल और बॉयल। वो ढेर सारे हेयर फॉलिकल बॉयज आपस में मिले तो एक कार्बन बनता होता है। ठीक है। ठीक है। फ्रेंच किस हमने ये फ्रंकल है। ये एक छोटा छोटा इन्फेक्शन। लेकिन ये अगर हम लोग इसको बड़ा काटते हैं, ये कार्बन का। ठीक है। तो डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर बड़ा कॉमन है, ये वो खतरनाक है ये। ठीक है। सबक्यूटेनियस नेक्रोसिस की मल्टीपल साइनसिस बनेगी। हाइड्रेटिनाइटिस सपोर्टिवा ये क्या चीज होती है? कि जो लोग होते हैं ना, अ, जिनको पसीना ज्यादा आता है, तो उनके जो ग्लैंड होते हैं बगल के अंदर, वहां पे उन पेशेंट्स को इसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। ठीक है। ये देखो, ये बगल का बुरा हाल होता है। ठीक है। तो किसी भी जगह हो सकते हैं, हमें ज्यादातर पसीना इस जगह पे आता है। ठीक है। रूमेटॉइड नोड्यूल्स। रूमेटॉइड नोड्यूल्स की क्या सिग्निफिकेंस है? रूमेटॉइड हाइटिस के पेशेंट के अंदर छोटी छोटी गिल्टियां बन जाती है। गिल्टियों की क्या सिग्निफिकेंस है? कि वो पेशेंट सीरो पॉजिटिव कहलाएगा, उसके अंदर आर ए पॉजिटिव होगा। ठीक है। गैंग्लिया। गैंग्लिया क्या चीज होती है? कि जो जॉइंट्स होते हैं ना, वहां पे एक मैस बनता है ट्रांससिस्टिक सा। इसकी अक्सर सर ये मन किसके और वो तो ये सर्जरी की ओपीडी में चले जाए ना, तो रोजाना 3-4 केसेस गैंग्लिया की आते हैं। ठीक है। तो इसका सिनेरियो पेशेंट आप लोगों को आना चाहिए। फाइब्रोमा किसी भी जगह का बिनाइन ट्यूमर है, जहां जहां पे कोलेजन होगा वहां पे फाइब्रोमा बन सकता है। डर्माइट सिस्ट, जो बेसिकली जो बेबी का ना कोई कंपोनेंट बचा हुआ है बराबर। ये सारे जो कैंसर है ये मलिग्नेंसी में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है। फाइब्रोसार्कोमा हो जाए, एडिनोमा की वजह से सार्कोमा हो जाए। ठीक है। लाइपोमा था, लाइपोसार्कोमा में डेवलप हो जाए, सार्कोमा इज मलिग्नेंसी। लियोमायोमा था, लियोमायोसार्कोमा में डेवलप हो जाए। रेब्डोमायोमा था, रेब्डोमायोसार्कोमा में डेवलप हो जाए। ठीक है। तो बायोप्सी इज द बेस्ट टेस्ट। मैनेज कैसे करेंगे? तो डेफिनेटली जब कम्प्लिकेशन होगी तो उसको हम लोग संजीव के पास रेफर करें। ठीक है। तो ये जो गिल्टियां हैं, ये
खुद ब खुद ठीक तो नहीं ना होने वाली। ठीक है। ये कीलाइड है, ये डर्माटोसिस्ट है, और ये कीलाइड है, सॉरी, ये गैंग्लियन है। ठीक है। न्यूमेरल हो गया, गैंग्लिया हो गया, फाइब्रोमा हो गया, डर्माटोसिस्ट, ये डर्माटोसिस्ट है मशीन। ठीक है, तो स्नेरियो दिया होगा आपने, इसको पहचानना है कि क्या चीज हो सकती है। न्यूरोफाइब्रोमास मल्टीपल होते हैं, मैंने आपको दिखाई भी थी तस्वीर, दिखाई थी आपको, दिखाई पिछले बैच को दिखाई। मल्टीपल, ये हमारी बेसिकली न्यूरोफाइब्रोमास बेसिकली क्या चीज होते हैं, कि नर्व्स के ट्यूमर्स होते हैं, नर्व के ट्यूमर्स होते हैं। तो फिर क्या है? हम्म? उनको ट्रीट भी नहीं किया जा इनको ट्रीट भी नहीं किया, ये बेसिकली नर्व के में से निकले हुए हैं, तो नर्व डैमेज हो जाएगी उसकी। कीलॉइड, कीलॉइड क्या चीज होती है, ये जो स्कार मार्क है, रहा। ये वाजे तौर पे बढ़ना शुरू हो गया है, हाइपोट्रोफी हो गया है, थिक हो गया है। ठीक है, ये हमारी मोटी मोटी गिल्टियां हो गई। 5 मिनट ब्रेक लेते हैं, फिर इसको दोबारा शुरू। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आप लोगों को ना सिनेरियोज के अंदर दिया हुआ ना, राइट इलियक फोसा मैस, तो आपने उसको कैसे पहचानना है कि क्या चीज़ है ये। ठीक है। अगर मैस के साथ वहां पे एरिया टेंडर है, फीवर है, हिस्ट्री ऑफ पेंडिसाइटिस है। ठीक है। पेंडिसाइटिस की हिस्ट्री क्या होगी, कि पेन पहले एपिगैस्ट्रियम में शुरू हुई, राइट इलियक फोसा में ट्रांसफर हो गई, पेशेंट जो है वो गांव में था, वहां पे डॉक्टर डॉक्टर के पास गया, उसने कुछ ड्रिप शिप लगा दी, अगले दिन फिर वो चला गया, उसे फिर ड्रिप लगा दी, फिर अब पेशेंट को फीवर हो ही जा रहा है। ठीक है, उसके पास रिसोर्सेज नहीं है शहर आके चेक करवाने के, बहरहाल आखिरकार वो हॉस्पिटल आया है। तो अब यहाँ पे हमें वो अपेंडिसाइटिस वाले एरिया में, राइटली फोसा में सब मैस भी फील हो रहा है। इसका मतलब है कि वो अपेंडिक्स को क्या हुआ है, कॉम्प्लिकेट हो गई है, तो कॉम्प्लिकेट हो गई है। ठीक है, तो अपेंडिक्स को इस वजह से अर्ली ट्रीट करना जरूरी है, जितनी डिले करेंगे उतना वो गंद मारेगी अंदर। ठीक है। वहां पे हार्ड इरेगुलर मैस है, पेशेंट की हिस्ट्री ऑफ ब्लड ब्लड लॉस है, या पेल है पेशेंट। ठीक है, और सीपीसी करवाते हैं, उस पर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया निकल आता है। इस वजह से मैंने को हमेशा एक चीज याद करवाई थी, कि जब भी आप लोगों को अनीमिया का पेशेंट आए ना, तो हमेशा ब्लड लॉस का देखना है, ब्लड कहाँ से जाया हो रहा है। तो ब्लड सबसे कॉमनली जीआई से लॉस होता है। ठीक है, तो abdomen में सबसे इंपॉर्टेंट इज कोलन कार्सिनोमा। ठीक है, कोलन कार्सिनोमा का एक पार्ट इज सिकल कार्सिनोमा। ठीक है, राइट साइड पे कोलन का पार्ट कौन सा आता है, सिकम होती है ना। सिकम क्या चीज होती है। ये लाल बुक पार्ट है। हम्म, ये हमें पता होना चाहिए ना। ये देखो, ये हमारी गट है ना, इसमें से ये स्मॉल गट है, ये लार्ज गट है। ठीक है, लार्ज गट में ये हमारी जो स्मॉल गट है, लार्ज गट के अंदर आके जुड़ती है, जिस जगह पे जुड़ रही हो तो उस इतने से एरिया को हम सिकम कहते हैं। ठीक है, और सिकम के साथ आपकी ये अपेंडिक्स पड़ी होती है। ठीक है, ये दिस इज सेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, सेंडिंग कोलन, इस हिस्से को सिग्मोइड कोलन कहते हैं, ये हिस्सा रेक्टम कहलाता है। ठीक है, अब ये हिस्सा हमारा राइट साइड के ऊपर है, इस साइड पे सिकम भी है, अपेंडिक्स भी है। ठीक है, तो वहां पे हमें, इस वजह से मैं आपको एक चीज समझाई, कि आपको सिनेरियो के अंदर कोई भी दिया हुआ है ना, मैथ दिया हुआ है, कोई पेन दी हुई है, अब फौरन सोचो उस जगह पे चीजें कौन सी हैं, उसके हिसाब से आपको डायग्नोसिस आपके जेहन में आए। ठीक है, तो राइट इलियक फोसा के अंदर हमें चीजें पता लग गई। क्रोहन्स डिजीज हम लोगों ने पैथोलॉजी में, मेडिसिन में बहुत अच्छी दृष्टि से पढ़ी थी। तो क्या होती है, कि ट्रांस म्यूरल इन्फ्लेमेशन, गट की पूरी इन्फ्लेमेशन हो जाए, तो मुंह से लेके एनस तक किसी भी हिस्सा में इन्वॉल्व हो सकता है। तो बड़ी दफा हमें राइट और लेफ्ट दोनों फोसास के अंदर हमें मैस फील होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंशियल डायग्नोसिस है पेंटिकुलर मैस का।
ठीक है। इंटरसेप्शन, इंटरसेप्शन का हम लोगों ने पढ़ा था। इंटरसेप्शन क्या चीज होती है कि जो गट है एक दूसरे के अंदर क्या हो गई है, टेलीस्कोपिंग हो गई है। ठीक है, ये गट एक दूसरे के अंदर घुस गई है। ये भी एक मैस की सूरत में फील होगा। इसके अंदर हमने पढ़ा था करंट जेली स्टूल आएगा पेशेंट। ठीक है, और सारे इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन वाले फीचर्स भी आ सकते हैं। अंडरलाइन लिम्फ नोड्स बड़ा हो सकता है, अंडरलाइन लिग्नेंसी हो सकती है, उस लिम्फ नोड की वजह से एनाटॉमी चेंज हुई है। तो गट जो है ना, गट ने जो कि मूव करना होता है वो दूसरी गट में फंस गई है जाके। ठीक है। ट्यूबरकुलोसिस, टीबी ऊपर से लेके ब्रेन में से लेके पाँव के नाखून तक किसी भी हिस्से की हो सकती है। तो गट की टीबी बहुत कॉमन है, इंटेस्टिनल ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, तो मैस बनाएगी। टीबी का पेशेंट को आपको पता है क्रोनिक फीवर होता है, नाइट स्वेट्स होते हैं, वेट लॉस होता है। ठीक है, साथ पेशेंट को कफ भी हो सकती है, प्राइमरी जहां से शुरू हुआ है। तो मिली ट्यूबरकुलोसिस में टीबी मैस बन जाता है। अमीबा की एब्सेस, अमीबा क्या है, काम करता है, कोलाइटस करवाता है। कोलाइटस कैन कॉम्प्लिकेट इनटू अ मैस आल्सो। तो कोलाइटिस होगा तो पेशेंट को क्या आएगा, किस चीज की हिस्ट्री होगी, डायरिया होगा। डायरिया में ब्लड आ सकता है, एब्डोमिनल पेन होगी, फीवर हो सकता है, लो ग्रेड फीवर। ठीक है, तो कोलाइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन ऑफ द कोलन। तो कोलन में क्या होता है, स्टूल होता है ना। जब कोलन इरिटेट होगी तो स्टूल ज्यादा आएगा। ठीक है, तो डायरिया की हिस्ट्री होगी इसमें पेशेंट को साथ, तो ब्लडी डायरिया। ठीक है, ट्रैवल की हिस्ट्री, इसके साथ ट्रैवल की हिस्ट्री देते होते हैं, क्योंकि हम लोग हमारे मुल्क में तो बहुत ज्यादा है। तो इस वजह से हमारे मुल्क में शायद ट्रैवल की हिस्ट्री ना दें, लेकिन ये बता सकते हैं कि छोटे शहर गया था जहाँ पे उसको पानी सही नहीं मिला। ठीक है, उसको टूटी का पानी पीना पड़ गया या उसको नलके का पानी पीना पड़ गया। ठीक है, या उसने ढाबे से खाना खा लिया। ठीक है, एक बार के मुल्क में ट्रैवल की हिस्ट्री देंगे, बांग्लादेश से हो क्या है, पाकिस्तान से हो क्या है, मालदीव से हो क्या है। ठीक है। एक्टिनोमाइकोसिस, एक्टिनोमाइकोसिस एक इम्पोर्टेंट है। इसको हम लोग इसको सल्फर ग्रेन्यूल्स भी कहते होते हैं। ये इसकी जो मैस है ये माउथ के अंदर भी बन जाता होता है और कोलन के अंदर भी बन जाता होता है। तो सल्फर सल्फर ग्रेन्यूल कहते होते हैं इसको। ठीक है, वीक एसिड फास्ट बैक्टीरिया होता है ये। ट्रांसप्लांटेड किडनी, ट्रांसप्लांटेड किडनी किन पेशेंट में किडनी ट्रांसप्लांट हम लोग करते हैं, जिनको रीनल फेलियर हो चुका हो, सीकेडी हो चुका हो। तो ज्यादातर जो किडनी अपनी उस जगह पे नहीं होता जहाँ पे हम लोग ट्रांसप्लांट करते हैं, वो नीचे होता है। ठीक है, तो ग्रोइन के अंदर यूरिनरी किडनी ट्रांसप्लांट होता है। तो बड़ी दफा अगर हमने उसको एक्सपोज नहीं किया, हमने स्कार मार्क नहीं देखा, तो कंफ्यूज हो सकते हैं, पता नहीं केड़ी शायद। फिर यहाँ से ठीक है, तो किडनी, रीनल फिट है। वहाँ से किडनी वो करते हैं, तो वहाँ से 20 लाख से नीचे रखते हैं वो, ना जो बीच में। अब किडनी सिर्फ रख नहीं देना होता ना, उस उसको ब्लड सप्लाई भी चाहिए, उसको यूरेटर के साथ वो भी चाहिए, उसका हमने कनेक्शन भी करना है। ठीक है, ये देखो, एओर्टा से इसकी सप्लाई ली, वेन्स उसको वापस किया, ये यूरेटर उसको ब्लैडर के साथ जोड़ दिया। तो राइट या लेफ्ट एक पर्सन में उसको मैं रख दिया। तो मिल गया फिर नहीं। जो खराब हो तो उसको निकाल लेते हैं। नहीं, वो उधर ही पड़ जाता है, उसको निकालते नहीं। वो लंबा ऑपरेशन हो जाएगा ना, एक कट देना हो, एक किडनी कटिया हैगा, उसको यहाँ पे रखना, इसको निकालने के लिए और काट देना पड़ेगा। उसको फिर नहीं छेड़ता, उसको अंदर ही रहने देते हैं। अगर मेलिग्नेंसी हो फिर निकालना भी पड़ता है, अगर एब्सेस हो निकालना भी पड़ सकता है। ठीक है। अनडिसेंडेड टेस्टिस और ट्यूमर, वो मैंने आपको बताया था कि हमारे जो अल्लाह ताला ने टेस्टिस हैं वो कहाँ पे ग्रो करते हैं, कहाँ पे से शुरू होते हैं, एब्डोमेन पे ग्रो करते हैं और नीचे आते हैं फिर बाद में। तो इस कंडीशन में हमें क्या मिलेगा, नीचे स्क्रोटम में क्या मिलेगा, स्क्रोटम में कुछ भी नहीं मिलेगा। स्क्रोटम खाली होगा, एक साइड पे हो सकता है हो, इस साइड पे ना हो सकता, दोनों ही टेस्टिस नीचे नहीं आए। ठीक है, क्रिप्टो और क्रेडिट। ठीक है, फिर इसकी मेन गाइडेंस से, अगर क्या नीचे डिसेंट ना हो तो, कौन सी क्या होती है। टेस्ट नीचे डिसेंट ना हो हाँ, तो डिसेंट का क्या होता है? उसमें डेवलपमेंट ले हो सकता है। सर मतलब नहीं होता। पेटेंट जो प्रोसेस वेजेनलिस है उसका ओब्लिटरेशन हो सकती है। Obstruction हो सकता है।
हमने पीछे बड़ी तफसील के साथ। अच्छा, असाइटिस। असाइटिस की का सिनेरियो दो, असाइटिस का पेशेंट कैसे प्रेजेंट करता होता है? अभी हमने असाइटिस देखी थी। पेट पेट फूला होगा, पानी तो तो देखो पेट फूला हुआ है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन है, प्लूरा के पेट्रोनिक कैविटी के अंदर फ्लूइड का आ जाना। ठीक है। अब असाइटिस की हमने काज देखनी है। अगर सीएलडी की हिस्ट्री है, हेपेटाइटिस बी सी है, अपर जे ब्लीड हुआ है, मलीना हो रहा है, तो मोस्ट ऑफ काज इज पोर्टल हाइपरटेंशन। ठीक है। अच्छा, बर्ड शैली सिंड्रोम में क्या होता है कि जो लिवर से वेन निकल रही होती है ना टूवर्ड्स वेना केवा, उसमें क्लॉट आ जाता है। उसकी वजह से क्या होगा कि लिवर भी इलाज होगा, पीछे असाइटिस होना शुरू हो जाएगा। और पोर्टल वेन कहाँ होती है? पोर्टल वेन बनती कैसे है? पोर्टल वेन स्प्लिनिक वेन और मेसेंटेरिक वेन को मिला के बनती है। ठीक है, ये पोर्टल वेन है हमारी। ठीक है। तो इसका थ्रोम्बोसिस, इसमें ट्यूमर हुआ, ट्यूमर की वजह से या खून गाढ़ा हुआ किसी भी वजह से, हाइपरकोगुलेबिलिटी की वजह से। ठीक है, सिरोसिस हो गया, ये मैंने बता दिया, हेपेटाइटिस बी सी, अल्कोहल, पीबीसी, अल्फा एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी, कुछ भी इसकी कॉज हो सकती है। अच्छा, कार्सिनोमा पेरिटोनिक का, अपना कार्सिनोमा, लिवर का कैंसर, ओवेरियन कैंसर, पैंक्रियाटिक कैंसर, जीआई लिम्फोमा, गट के ऑर्गन किसी का भी कैंसर हो, पेट में साइटिस डेवलप हो जाएगी इन सारे कैंसर्स के अंदर। अब जिस ऑर्गन का कैंसर हो उसके हिसाब से पेशेंट को सिम्टम्स आ सकती हैं। स्टमक का कैंसर होगा तो अपर ब्लीड हो सकता है, खाना भूख नहीं लगती, वो भूख ना लगना, ये कैंसर का एक फीचर है। ठीक है। लिवर का कैंसर होगा, साथ क्या चीज मिलेगी हमें? जॉन्डस, सीएलडी की हिस्ट्री हो सकती है, अपर जे ब्लीड और जे ब्लीड। ठीक है। इन्फेक्शन किसी वजह से हुआ, टीबी की वजह से हो तो क्या होगा? लंबा फीवर होगा, क्रोनिक टीबी की हिस्ट्री हमें मिल सकती है चेस्ट एक्सरे के साथ। चेस्ट में हमें कॉफ, फीवर, वेट लॉस, इसकी हिस्ट्री मिल सकती है। एसपीपी, पड़ी हुई साइटिस के अंदर इन्फेक्शन हो जाना, इस एसपीपी हमने डेफिनेशन याद की थी, ग्रेटर देन 250 न्यूट्रोफिल जोन एसिडिक फ्लूइड के अंदर। ठीक है। कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस क्या होता है? कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस, हार्ट के अंदर क्या चीज, हार्ट के अराउंड क्या चीज होती है? पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम जो है वो हो जाए, उसकी कैल्सिफिकेशन हो जाए, और क्या कहते हैं उसको, वो जब आप फर्ज किया, वो पेरिकार्डियल इन्फ्लेमेशन हुई, इन्फ्लेमेशन के बाद फाइब्रोसिस हुई, उसने पेरिकार्डियम ने ऐसे दबाना शुरू कर दिया हार्ट को। अब दबाने की वजह से क्या होगा? हार्ट के अंदर ब्लड आएगा नहीं, जब आएगा नहीं तो निकलेगा नहीं, ब्लड प्रेशर कम हुआ, जीबीपी रेज हुई, तो पीछे ब्लड रहना शुरू हो गया लंग्स में। लंग्स के अलावा फिर वेना कवा में, फिर वेना कवा के थ्रू पेट में जाना शुरू हो गया, राइट हार्ट फेलियर वाले फीचर्स आ गए पेशेंट। वो साइटिस की इंपॉर्टेंट काज है कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस आल्सो। ठीक है। हार्ट फेलियर तो पता ही है आपको, ये सारी हार्ट फेलियर भी होगा। नेफ्रोटिक सिंड्रोम का सिनेरियो कैसे आ सकता है? यूरिन के अंदर प्रोटीन आ रही है, हाइपोअल्बुमिनीमिया है पेशेंट को। ठीक है, मैलन्यूट्रिशन, पेशेंट को कोई भी खाना मिलता नहीं है, अगर मिलता है तो वो हजम नहीं होता। ठीक है, पेशेंट को विपर्स डिजीज है, क्या कहते हैं उसको, क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस है। ठीक है, सीलिएक डिजीज है। ये सारी अपनी जगह अलग अलग सिनेरियो बन सकता है। इन सब की वजह से हाइपोअल्बुमिनीमिया कैसे एसाइटिस हो जाती होती है। पेंक्रियास, क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस में सोरोसिस्ट का बन जाना, सिस्ट का रप्चर हो जाना, सिस्ट पेंक्रियास के अराउंड जो इन्फ्लेमेशन है उससे फ्लूइड का रिस रिस के एसाइटिस का क्रिएट कर देना। ठीक है। तो ये हम लोगों को एसाइटिस के साथ सिनेरियो कैसे पहचानना है मैंने रिवाइज मैंने कर दिया। अच्छा, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में सोचो क्या क्या चीजें होती हैं। हमारी गट है, एब्डोमेन में हम लोग देखें, और मैं लिखूं इस पे सिंपल एब्डोमेन एनाटॉमी लिखूं। और अब ये हमारा एब्डोमेन है। ठीक है, तो इस एरिया में हमारी ये कोलन है, पीछे स्प्लीन पड़ी हुई है,
ये अपर क्वाड्रेंट हो गया। ठीक है, इस जगह पे पीछे किडनीज पड़े होते हैं, किडनीज के ऊपर सुपरइनल ग्लैंड होता है। ठीक है, तो एक कोलन का मैस हो, स्प्लीन का मैस हो, स्प्लीनोमेगाली इटसेल्फ हो, ठीक है, या ये हमारा ये इधर पड़ा हुआ वो क्या कहते हैं, किडनीज के ऊपर सुपरइनल ग्लैंड और सुपरइनल ग्लैंड का एड्रेनल ग्लैंड जो होता है, एड्रेनल ग्लैंड का मैस हो, कौन सिंड्रोम, कुशिंग सिंड्रोम। ठीक है, तो स्प्लीन इटसेल्फ में लार्ज होती है। स्प्लीन का मैंने आपको क्या चीज सिखाई थी कि स्प्लीन इज द मेजर फिल्टर ऑफ द बॉडी। तो बॉडी के अंदर कोई भी इंफेक्शन होता है, हमारी स्प्लीन बड़ी हो जाती है। इन्फेक्टिव मेडोकार्डाइटिस, इन्फेक्टिव कॉजेज, एप्स्टीन बार वायरस, इन्फेक्शन मोनोन्यूक्लियोसिस के साथ होता है गला खराब, लिम्फ नोड का इलाज होना, स्प्लीन का इलाज होना, मलेरिया, रिलैप्सिंग रिमिटिंग फीवर, पेशेंट को सॉरी हाई ग्रेड फीवर होता है। ठीक है, रैश मलेरिया के अंदर कम होती है, मैक्रो रैश वो होती है ज्यादा उनमें मीजल्स के अंदर। ठीक है, ल्यूकीमिया लिम्फोमा स्प्लीन इलाज हो जाएगी, स्टोरेज डिजीज के स्प्लीन इलाज हो जाएगी। ठीक है, स्टमक के अंदर स्टमक का कार्सिनोमा, बिनाइन ट्यूमर मिलियोमायोमा, किडनीज के अंदर रीनल सेल कार्सिनोमा, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, पैंक्रियाटिक सिस्ट, पैंक्रियास की टेल भी इस जगह पे होती है, पैंक्रियास की तरह। तो पैंक्रियास इसकी जगह पे पैदा पड़ा होता है। पैंक्रियास की टेल भी इस एरिया में आती है। तो मैस बड़ा होगा उसके उधर ही लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में ही आ जाएगा। फिर कोलन, कोलन के अंदर कोई भी चीज हो, एब्सेस हो जाए, मिलिग्नेंसी हो जाए, कोलाइटस हो जाए। ठीक है, अच्छा, स्क्रीन हमें लार्ज मिली, साथ फीवर की हिस्ट्री है, तो क्या चीज ध्यान में आएगी, इन्फेक्शन, लिम्फोमा, टीबी। साथ लिम्फ नोड लार्ज है तो लिम्फोमा। ये हिंट है कि आपने स्टेरियो पहचानना कैसे। ये बेसिकली हम लोगों ने जितनी पिछली चीजें पढ़ी थी ना मेडिसिन की, उसकी रिवीजन है बेसिकली ये। ठीक है, आईवी ड्रग अब्यूज की हिस्ट्री है, सेक्सुअल ट्रांसमिशन की हिस्ट्री है, ब्लड ट्रांसमिशन की हिस्ट्री, HIV। ठीक है, पेशेंट की सर्कोडोसिस, पेशेंट के साथ कफ है, लिम्फ नोड है, फीवर है, स्प्लीन है। ठीक है, बॉडी के परपरास बने हुए हैं जिसके बाद स्प्लीन तोड़ती चली जा रही है सेल्स को। ठीक है, तो DIC सेप्सिस एमाइलोइडोसिस जिस साथ एसोसिएशन हो सकती है। RA के साथ स्प्लीन इलाज हो, इसको हम फेल्टी सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है, SLE के साथ, रेस्पिरेटरी के साथ, स्प्लीन के साथ असाइटिस है पेशेंट को, पोर्टल हाइपरटेंशन, CLD के पेशेंट्स के अंदर। स्प्लीन के साथ हार्ट में मरमर सुनाई दे रहा है, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। ठीक है, मैसिव स्प्लीन है, मैसिव से क्या मुराद है, कराइटी लिम्फोसा तक पहुंची हुई है। माइलोफाइब्रोसिस, CML, मलेरिया, इन तीन के अंदर मैसिव स्प्लीन हो सकती है। जो लोग रहते हैं ना उन एरियाज के अंदर, अफ्रीका वगैरह के अंदर जंगलों में रहते हैं लोग, वो मच्छर बहुत काटते हैं तो मलेरिया बहुत ज्यादा होता है। तो ट्रोपिकल स्प्लीनोमेगाली भी एक टर्म यूज होती है वहां पर। हर दूसरे बंदे की स्प्लीन लार्ज होती है, बस बार बार मलेरिया हो के स्प्लीन लार्ज हो जाती है। ठीक है, इसको करने की जरूरत नहीं पटमगाली की। पेल्विक मैस, पेल्विक मैस, पेल्विक में क्या क्या चीजें होती हैं, पेल्विक हमारे और ऑर्गन्स क्या होती है, हमारी यूट्रस होती है, ओवरीज होती हैं, ब्लेडर होता है, फीटस हो सकता है। ठीक है, और फाइब्रॉइड के साथ क्या आएगा, पेशेंट को ब्लीडिंग होगी ज्यादा। ओवेरियन सिस्ट के साथ क्या आएगा, उससे तो कुछ भी ना हो, बड़ा सा ओवेरियन ट्यूमर पेशेंट लेके फिरते रहते हैं, और उनको लगता है पेट मोटापे की वजह से बड़ा हो गया, और पेट करते एडा बड़ा मैस किया हो यार। ठीक है, जब बहुत ज्यादा बड़ा हो या ओवरी अपने ऊपर ट्विस्ट का आ जाए, तो उसकी ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज होगी तो वहां पे पेन भी स्टार्ट हो सकती है पेशेंट। ठीक है, ओवेरियन कार्सिनोमा, ओवेरियन सिस्ट, ब्लेडर डिस्टेंशन। ब्लेडर डिस्टेंशन का आपको पता ही है, सफर करके आए, वॉशरूम ना मिल रहा हो आपको, यहाँ पे खुद अपना ब्लडर फील होना शुरू हो जाता है। अगर BPH हो, वो आहिस्ता आहिस्ता ब्लडर इलाज होता है, इतने तक पहुंचा होता तो नहीं तक। हाँ, वो अगर ऐसा 2 दिन हो गए पेशाब ही नहीं आया, हमें वॉशरूम में पहले हमारी जान निकल रही होती है। जितना क्रोनिक यूरिनरी टेंशन होगी, उतना ज्यादा उसके पेन ना होने के अमकान आते हैं। ठीक है, फीटस का वो पता ही है, प्रेगनेंसी, उसमें पेशेंट को फिर आजकल इतना काफी है, ओवर बर्डन नहीं करते।